हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट किया एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही हैं चैप्टर से और बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, पहले पैराग्राफ में लिखा है यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर सेकेंड। ठीक है, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से देखा कि क्या क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल के हैं, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल्स के हैं। मीन्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था क्या क्या उनके फंक्शंस थे। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे। नाउ इट्स डिस्कस क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस समय हम क्या करेंगे, हमने उसमें फंक्शंस देखे थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, चाहे मेल हो फीमेल। यहाँ पे हम ये देखेंगे किस तरीके से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। आप क्या समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से? आपके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनेशन क्या है? चलिए, द टर्म सिंपली रिफर्स टू अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या समझते हैं? यही ना कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से काम करें, उनका फंक्शन अच्छे से हो। ठीक है, हाउएवर इट हैज़ अ ब्रॉडर परसेप्टिव एंड इंक्लूडेड द इमोशनल एंड सोशल एक्सेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन आल्सो। ठीक है, यहाँ पे बहुत बोल सकते हैं कि ब्रॉडर लेवल पे मीन्स बहुत बड़े लेवल पे देखा गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो अच्छे से फंक्शन किए। उसके अलावा भी क्या देखा गया, इमोशनल सोशल एक्सेप्ट को भी लिया गया। ठीक है, कि इमोशनली वो इंसान कैसा है, सोशली वो इंसान कैसा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WHO के अकॉर्डिंग क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन, अब उसको देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि एक जो इंसान है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी कैसे हो सकता है, वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। वो हर जगह से क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, तभी वो जाके रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, मीन्स उसका अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर फॉर ए सोसाइटी विद अ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनिंग नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड अ नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंट्रैक्शन एमंग देम इन ऑल दी सेक्स रिलेटेड एक्सेप्ट माइट बी कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी। ठीक है, अगर कोई सोसाइटी है वहाँ पे जो लोग हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं फिजिकली और फंक्शनली क्या है, नॉर्मल वर्क कर रहा है, साथ में इमोशनली और सोशली भी वो क्या है, अपने बिहेवियर से भी खुश है। ठीक है, तब हम इसको क्या मानते हैं कि वो जो सोसाइटी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेकन टू अचीव इट, लेट्स एग्जामाइन देम। ठीक है, क्यों ज़रूरी है कि कोई इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्थी रहे और साथ में ऐसा क्या क्या मेथड अपनाए जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छा बना रहे। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या रणनीति अपनाएं जिससे क्या हो, कोई भी इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया वॉज द अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ठीक है, बोलते हैं कि जो इंडिया है वो उसने सबसे पहले सारी कंट्रियों में सबसे पहले इंडिया ने सबसे पहले उसने स्टार्ट किया एक्शन प्लान और प्रोग्राम स्टार्ट किया नेशनल लेवल पे। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे उसने स्टार्ट किया ताकि जो लोग इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो क्या हो सके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनका मेंटेन रहे। ठीक है, एज ए उसने सोशल गोल लिया मीन सामाजिक कार्यों में। ठीक है, इसको ये नहीं सोचा कि नहीं ये मतलब चीज़ें छिपाने लायक है या फिर हाइड करते, नहीं, इसको उसने सोशली गोल की तरह इस्तेमाल किया ताकि लोगों को अवेयर किया जाए जितनी बीमारियां हैं या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं, लोगों में अवेयर फैला जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। These programs called family planning were initiated in 1951 and were periodically accessed over the past decade। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसको क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग। किस तरीके से अपने फैमिली की प्लानिंग करनी चाहिए कपल्स को। उसके अलावा ये इनिशिएट कब हुआ था, 1951। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसमें क्या है, पास्ट के जो 10 साल है उसमें इसका हम कह सकते हैं कि रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर reproductive related area are currently in operation under the popular name that is RCH program, reproductive and child health care। ठीक है, जितनी भी जो इम्प्रूव किए गए प्रोग्राम जैसे हेल्थ से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, ये सबको किस में इंक्लूड किया गया, किस प्रोग्राम में, जिसको बोलते हैं RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में सब कुछ को इंक्लूड किया गया। अब आगे चलते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस among people about the various reproduction related accept and providing facility and support for building up a reproductively healthy society are
आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम। जो RCH प्रोग्राम है मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है, उसके अंदर लोगों में क्या किया गया है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, मीन्स उनको अवेयर किया गया है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, साथ में उनको बोलते हैं सपोर्ट किया गया है ताकि जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे। ठीक है, इस जो प्रोग्राम का यही क्या कह सकते हैं कि गोल है कि लोगों को और ज़्यादा अवेयर करें कि किस तरीके से अपने रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर जो भी दिक्कतें हैं उनको खुल के बात किया जाए और साथ में लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों से टैकल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजिबल एंड द प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी हैव टेकन अ वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सेप्ट। ठीक है, ऑडियो विजुअल का मतलब क्या है, टेलीविज़न के थ्रू या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूज़ के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, गवर्नमेंटल एजेंसी भी थी, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी ने लोगों में क्या किया, जागरूकता स्टार्ट की, मीन्स अवेयरनेस स्टार्ट कर दिया, किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्शन रिलेटेड बातें अब करना स्टार्ट हो गई समाज में। ठीक है, पेरेंट्स, other close relative, teacher and friend also have a major role in the dissemination about the above information। ठीक है, पेरेंट्स को जो क्लोज रिलेटिव हैं मीन्स जो खास रिश्तेदार हैं, टीचर्स, फ्रेंड्स को भी इन सब बातों का क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर को इन सब चीज़ों से अवेयर करना चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड बातें। आगे देखिए, introduction of the sex education in school should be also encouraged to provide a right information to the young so that to discourage the children from believing in myth and having misconception about the sex related accept। मीन्स कि स्कूल में भी अब जो सेक्स एजुकेशन है, मीन्स रिप्रोडक्शन रिलेटेड एजुकेशन है, बच्चों में दिया जाए ताकि जो उनकी गलत फहमी है या फिर बोल सकते हैं कि मिथ है वो खत्म हो। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेंस एंड द रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्स प्रैक्टिसेस, sexual transmitted disease, STD and AIDS etc. would help the people, especially those in the adolescent age group, to lead the reproductive healthy life। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ों। ठीक है, किसमें दिया जा रहा है, उन लोगों को जो क्या कर रहे हैं, मीन्स हम बोल सकते हैं फर्टाइल स्टेज में है, मीन्स कि ऐसे कपल जो शादी के बाद बच्चे पैदा करना चाहते हैं उनको। ठीक है, और जो लोग एडोलेंस एज में 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं, लड़की या लड़के दोनों को, उनको ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, किस तरीके से सेफ और हाइजीनिक मेंटेन करना, साथ में जो भी STD है, मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, इनके बारे में बताई जा रही है। एड्स जैसी खतरनाक बीमारी को भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक इन्फेक्टेड इंसान से एक नॉर्मल इंसान को हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब किसके अंडर आ रही है, RCH के अंदर आ रही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, educating people especially fertile couple and those in manageable age group about available birth control option, care of pregnant mother, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunity for the male and the female child etc. would address the importance of bringing up socially conscious healthy family of a desired size। ठीक है, उन लोगों को अब एजुकेट किया जा रहा है जो कि फर्टाइल एज में या फिर हम बोल सकते हैं कि मैनेजेबल एज में, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी हो चुकी है, वो आगे की अगर अपनी फैमिली प्लानिंग करें, उनको एडवाइस क्या दी जा रही है, उनको मतलब सीख दी जा रही है, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है ताकि क्या हो कि उनके पास क्या है कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि ये सोचे कि आगे बच्चे हो, उनको भी अगर चाहते कि 2 ही बच्चे हो तो ये उनके पास एक ऑप्शन है कि वो बर्थ कंट्रोल रोक सकते हैं। ठीक है, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में किस तरीके से प्रेग्नेंट मदर की केयर करनी चाहिए, उसके साथ साथ जब बच्चा डिलीवर हो जाए तो पोस्ट नेटल केयर मीन्स डिलीवरी के बाद ही मदर और बच्चे की किस तरीके से देखभाल करनी है उसके बारे में बताते हैं, और साथ में क्या इंपॉर्टेंस ब्रेस्ट फीडिंग है, मीन्स लैक्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है न्यूबॉर्न के लिए, उसके बारे में बताते हैं। और सबसे खास बात कि ये भी अवेयर करते हैं कि आप लड़का हो या लड़की, दोनों को एक समान समझें, मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दोनों को और दोनों में कोई मतभेद ना रखें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी जो फैमिली होगी, आपकी जो डिज़ायर्ड फैमिली है, जैसा आपने सोचा, तो सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हेल्दी फैमिली है। आगे देखते हैं, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम एक्सेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, अवेयरनेस किया जाता है। अब प्रॉब्लम्स कुछ हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में अवेयर किया जाएगा किस तरीके से बर्थ कंट्रोल को रोकना है। ठीक है, ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े ना। उसके साथ साथ जो सोशली इविल्स होते हैं, मीन्स क्राइम होते हैं, सेक्स अब्यूज़ होता है, जैसे रेप हो गया, ये सब चीज़ों से भी क्या होते हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर ऐसा कहीं कुछ होता है तो आप लोग स्टेप उठाइए। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें करने के बाद ये नहीं है कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं,
ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को हेल्दी बना सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू। तो इससे भी क्या होगा, एक सोसाइटी भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड द मटेरियल सपोर्ट। ठीक है, कि जो अगर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन मीन्स कि ये सब जो बातें हैं ये तभी जाके लागू होंगे जब एक अच्छा सा, हम बोल सकते हैं, हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे हॉस्पिटल का ये सब अच्छा होगा, साथ में जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं वो अच्छे होंगे, और जो जितना भी सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तभी कोई भी इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो सकता है या फिर सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकती है। ठीक है, कहने से नहीं होगा, मीन्स चीज़ों को भी सही करना है। जैसे अगर हेल्थ इशू है किसी को तो उस हेल्थ को भी सही करना है, तभी जाकर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी होगी। आगे देखते हैं। दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया, या फिर प्रॉब्लम बोल सकते हैं, लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कंसेप्शन में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, इनफर्टी एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो एरिया है मीन्स मेडिकल की, इसमें क्या होगा, उन लोगों की हेल्प की जाएगी जिनको प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है, एसटीडी मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो गए उनमें, अबॉर्शन की जो प्रॉब्लम है, इन सब से क्या होगा, मेडिकल अगर अच्छा रहेगा, फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, और साथ में कॉन्ट्रासेप्शन दिया जाएगा ताकि बर्थ कंट्रोल कर सके। इसके अलावा जिसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है कि बच्चे पैदा नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आएंगी, ये सारी चीज़ें अंडर आएंगी हॉस्पिटल या फिर बोल सकते हैं मेडिकल हेल्थ के अंदर आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजी फ्रॉम टाइम टू टाइम आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल। ठीक है, जो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही हैं ये टाइम लेती है, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होती है, ये जो नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई जो स्ट्रेटजीज बन रही है, रणनीति बन रही है किसी चीज़ को सुधार करने में, तो एक दिन में नहीं हो जाएगा। इसके लिए भी क्या लगता है, टाइम लगता है, ताकि इसका जो रिजल्ट हो और अच्छा हो, पहले से भी बेहतर हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा गया अमीनो सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। Statutory ban on the amniocentesis for the sex determination to legally check increasing the maintenance of the female foeticide, massive child immunization etc. are the some program that made its mention in this connection। ठीक है, जो अमीनोसिंथेसिस था ना, ये ऐसा प्रोग्राम था जिसमें क्या होता था कि जो बच्चा है मदर की वोम में, उसमें हम इसमें क्या करते थे, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते थे और उसमें हम चेक करते थे कि बच्चे में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है जेनेटिक, इसलिए ये इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन लोगों ने इसका क्या करें, मिस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो ये पता करने लगे कि ये लड़की है, पेट में जो बच्चा पल रहा है वोम में, ये लड़की है या लड़का है। अगर लड़की रहती थी तो लोग क्या करा देते थे, उसको, उस बच्चे को मार देते थे, मीन्स एबॉर्शन करा देते थे या फिर कुछ ऐसा कर देते जिससे बच्ची पैदा ना हो, मर जाए। ठीक है, तो ये सब क्या थे, हम बोल सकते हैं मिस यूजेस थे अमीनोसिंथेसिस के, और जो यूजेस थे, यूज़ तो लोग कम कर रहे थे, मिस यूज़ ज़्यादा कर रहे थे, इसी वजह से बैन हो गया ये, कि आप बिना कानूनी तौर से आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आप इसकी हेल्प से ये पता लगा सके कि सेक्स डिटर्मिनेशन कराना एकदम मना है, कि लड़का है या लड़की है, कोई भी हो वो में, उससे आपसे नहीं मतलब है। ये जो अमीनोसिंथेसिस तभी होगा जब हमको जेनेटिकली डिसऑर्डर चेक कराना है। ठीक है, कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर मान लीजिए पेरेंट्स से बच्चे में आ रहा है तो उसको सही किया जा सकता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उसको सही करना है, बाकी आप कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरीके से होता है। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve substance. The procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as the Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of the fetus. ठीक है, जो amniotic fluid है, मान लीजिए मदर का वोम है, सपोज करिए फीमेल है, उसका ये वोम है। ठीक है, इसमें इस तरीके से बच्चा होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बच्चा है, ये कनेक्टेड है प्लासेंटा से। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्लासेंटा में भी तो कुछ फ्लूइड भरे होंगे, मीन्स कुछ पानी भरे होंगे, तो इसी को बोलते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड। ठीक है, यही फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है ताकि जो बच्चे के कुछ सेल होंगे ना इस पानी में, या फिर बोल सकते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड में, क्या होंगे, थोड़े से अंदर, मतलब हम अगर पानी हाथ में डालेंगे तो हमारा हाथ देखिए स्वेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो गया और हमारा जो सेल है अपर, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से निकल गया है। तो जो बच्चे का जो बाहर का जो हम बोल सकते हैं सेल है, वो इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, डिजॉल्व है। ठीक है, ये सबस्टेंस, तो इसी को क्या करते हैं डॉक्टर, इसको निकालते हैं। ठीक है, यही एमनियोटिक फ्लूइड को, ताकि चेक कर सके कि बच्चे के जो सेल हैं उसमें प्रेजेंट है, उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि हेमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, ये सब बीमारी तो नहीं है। लेकिन लोगों को जब ये मेथड पता चला तो उन्होंने ये
सही उपयोग करने की जगह दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिए, मिसयूज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, लोगों को लगा कि ये सब क्या करें, सेक्स डिटर्मिनेशन काम करना स्टार्ट कर दिए, और जो फीमेल फोर्टिसाइड थी, मैं जब जिस वोम में फीमेल पल रही थी उसको खत्म करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो हम बोल सकते हैं इतना अच्छा जो प्रोग्राम या फिर बोल सकते हैं जितना अच्छा जो मेथड है इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, बहुत कम ही लोग इसको यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड एंड टू इम्प्रूव अपॉन द एक्साइटिंग वन। ठीक है, रिसर्चेस हुए रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया में। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी करती थी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इस काम में करते थे, ताकि इम्प्रूव कर सके और बेहतरीन ला सके, नए नए मेथड ला सके, ताकि जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम हो सके। चलिए आगे चलते हैं। डू यू नो दैट द सहेली, अ न्यू oral contraceptive for female, was developed by scientists at Central Drugs Research Institute CDRI लखनऊ in India। ठीक है, क्या आप जानते हैं जो सहेली है एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स है, मीन्स कि हम इसको ओरली ले सकते हैं, फीमेल्स लेती हैं इसको। ठीक है, ताकि क्या कर सके, बर्थ को कंट्रोल कर सके, मीन्स बच्चे अगर उनको नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं कि वो नहीं चाहेंगे उनको बच्चे, तो ये क्या कर सकते हैं, उनको बर्थ कंट्रोल कर सके। इसके अलावा ये नया है। ठीक है, और इसको ओरली कंजप्शन किया जाता है कि इसको सिर्फ पिया जाता है। इनको हम बोल सकते हैं टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर सिरप के फॉर्म में ले सकते हैं। और ये कहाँ से बना है, साइंटिस्ट ने कहाँ बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज द मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल विद अ स्मॉल फैमिली, better detection and cure of STD, and overall increase in medical facility for all the sex related problem etc. all indicate the improved reproductive health of the society। ठीक है, बेटर अवेयरनेस प्रोवाइड की गई, मीन्स की जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी अब उनमें भी क्या किया गया, इंप्रूवमेंट लाए गए। जैसे कि जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी थी बढ़ा दी गई, मीन्स हॉस्पिटल्स बढ़ गए। पहले शहर में हॉस्पिटल था, अब गांव-गांव में हॉस्पिटल बनने लगा सरकार के द्वारा। उसके अलावा अच्छे से डिलीवरी होने लगी। ठीक है, अच्छे से मतलब कि मदर और बच्चे दोनों का हेल्थ का ख्याल रखते हुए डिलीवरी भी क्या अच्छे से होने लगी। साथ में बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बच्चे दोनों का किस तरीके से केयर किया जाएगा उसकी भी वो लोग सलाह देते हैं, मीन्स अवेयर करते हैं। इसके साथ साथ कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी थी, मीन्स कि जो माँ, कभी कभी ऐसा होता था पहले के टाइम पे, ये डिलीवरी के टाइम क्या होता था, माँ की जान को खतरे रहते थे या फिर बच्चे की, मीन्स कभी कभी मदर की डेथ हो जाती थी या फिर इन्फेंट की डेथ हो जाती थी। लेकिन जब मेडिकल सब कुछ सही हुआ, फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड कराई गई, तो क्या हुआ, बच्चा और माँ दोनों की जो बोल सकते हैं हेल्थ वो सही रही। मीन्स कि यहाँ पे अब मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे बच्चे और मदर का दोनों का कम हो रहा है, मीन्स कि बोल सकते हैं मृत्यु कम हो रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से हम डिटेक्शन कर सकते हैं कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का, किस तरीके से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं या फिर हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है सब कुछ इम्प्रूव किसके अंडर किया गया, RCH का फुल फॉर्म क्या था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। किस तरीके से पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया गया, मतलब कि जब ये सारी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गई ना तो बर्थ कंट्रोल हुआ ही नहीं, मीन्स कि पॉपुलेशन की रफ्तार बढ़ती गई। और इसके बाद हमने सोचा कि अगर हम इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अब तो कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जो ये पॉपुलेशन का जो रेट है इस तरीके से जो बढ़ रहा है अब इसको रोका जाए, मीन्स बर्थ कंट्रोल किया जाए। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डाटाज दिए गए हैं कि वर्ल्ड का कैसा है, इंडिया का कितना कब था, अब उसको देखते हैं। In the last century, an all-around development in various fields significantly improved the quality of the life of the people। ठीक है, जो पिछली शताब्दी थी हम बोल सकते हैं लास्ट सेंचुरी में हमने देखा कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई जिसकी वजह से जो लोगों की ज़िंदगी है वो भी क्या हो गई, सुधर गई। ठीक है, आगे देखते हैं। However, increase the health facility along with a better living condition has an explosive impact on the growth of population। ठीक है, इंक्रीज हो गई क्या हेल्थ फैसिलिटीज में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बन गए, सारी सुख सुविधा मिलने लगी, तो देखा गया कि जो पॉपुलेशन का रेट है ना बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगा, मीन्स पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ने लगी। ठीक है, कंट्री में। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे डाटा दिया है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अराउंड 2 बिलियन या फिर बोल सकते 2000 मिलियन इन 900, रॉक टू अबव 6 बिलियन बाई 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात की गई है वर्ल्ड का कि 1900 में देखा गया तो कितने थे, 2 बिलियन बोल सकते हैं इसको या फिर बोल सकते हैं 2000 मिलियन थे।
ठीक है। फिर देखा गया 2000 में, ठीक है, 2000 में 100 ईयर बाद देखा गया, 1 सेंचुरी बाद, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी कितनी हो गई, यहाँ पे पॉपुलेशन 6 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अबाउट टू 6 बिलियन हो गई, बहुत तेज़ बढ़ी। फिर 2011 में देखा गया तो 7.2 बिलियन है, मीन्स की पॉपुलेशन की साइज़ बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1900 में देखा गया तो यहाँ पे 2 बिलियन या फिर 2000 मिलियन था, उसके अलावा 2000 में देखा गया लगभग 6 बिलियन था, और 2011 में देखा गया 7.2 बिलियन था वर्ल्ड का पॉपुलेशन। अब इंडिया का देखते हैं। एट सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, यही सेम ट्रेंड हमको इंडिया में देखने को मिल रहा है, मीन्स पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं। Our population was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to a billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011, ठीक है। जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ मीन्स 1947 की बात है, 1947 में लगभग 350 मिलियन पॉपुलेशन था। फिर देखा गया कि 2000 में लगभग कितना आ गया, 1 बिलियन के पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मई में देखा गया कि 2011 में देखा गया मई में तो 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया, मीन्स कि इंडिया की पॉपुलेशन भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की तरह बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ए रैपिड डिक्लिनेशन इन द डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिंग एरिया आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, ठीक है। ये सबका कारण कौन है, जो पॉपुलेशन चाहे वर्ल्ड का है चाहे इंडिया का, इस तरह का क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिक्लिनेशन हो गया बच्चे, और जब डिलीवरी होता था तो कभी कभी क्या होता था, बच्चे की डेथ हो जाती थी, मदर की हो जाती थी, या फिर दोनों की डेथ हो जाती थी, इतनी ख़राब फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, मेडिकल की। तो अब क्या हुआ कि जो बच्चा है या फिर जो मदर है उनका जो डेथ रेट है वो कम हो गया, उसके साथ साथ जो रिप्रोड्यूसिंग एज है, मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जिनकी शादी हो गई है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे लोग जो बच्चे पैदा करने लायक हो गए हैं, तो उनका भी क्या है, संख्या बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। यही सब कारण है कि मदर का और बच्चे का, ठीक है, दोनों का जो डेथ रेट रेशियो है वो कम हो गया है, साथ में जो रिप्रोड्यूसिंग एज के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं। थ्रू अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन रेट या ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल, ठीक है। हमने जो RCH प्रोग्राम था कि हम अवेयर कर रहे थे लोगों को कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स बर्थ कंट्रोल मेथड्स बताए गए साथ में, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ यहाँ पे अवेयर किया गया लोगों को। तो इससे क्या हुआ, जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है इसकी मदद से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा था कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा कम किया गया, मीन्स मार्जिनल है, मीन्स बॉर्डर लाइन पे। मार्जिनल का मतलब है क्या कि हम उसको बोल सकते हैं थोड़े हद तक कंट्रोल कर लिए इसकी मदद से। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2000 लेवल सेंसर रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 पर 1000 पर ईयर, ए रेट एट विच अवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीजेस रैपिडली, ठीक है। 2011 का सेंसर लिया गया जिसमें देखा कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना 2% हो गई, लेस देन 2% हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक साल में 1000 लोग में हमको देखने को मिला 20 लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लेड टू एन एब्सोल्यूट सिक्योरिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग इन स्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया, देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक अप दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। क्या हुआ, जिस तरीके से अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर इंसान की अपनी जो बेसिक नीड है ना वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, मीन्स उसको खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, रहने के लिए मकान की कमी हो जाएगी, और पहनने के लिए कपड़े की कमी, मीन्स सब कुछ प्रॉब्लम होने लगी, उसकी बेसिक नीड्स की भी प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी सोचा कि अब हम इसके लिए क्या स्टेप उठाएं, किस तरीके से अब हमें पॉपुलेशन को अब कंट्रोल करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अपने कैसे कैसे स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए। अब देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन अ मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल एक्सेट्रा शोइंग ए हैप्पी फैमिली विद 2 चिल्ड्रन विद अ स्लोगन हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले एक स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो, ठीक है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या कहा, लोगों को मोटिवेट करने लगे कि जितनी छोटी फैमिली रहेगी उतनी ज़्यादा खुशी रहेगी, मीन्स स्मॉल फैमिली रहेगी तो ज़्यादा खुशी रहेगी, ठीक है। तो पोस्टर्स में देखा होगा या फिर एडवर्टाइजमेंट निकालने लगे, मीन्स लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो, मतलब वी टू आवर टू, मीन्स 2 कपल हैं और उनके 2 बच्चे हैं,
ताकि बर्थ कंट्रोल कर लिया जाए। उसके साथ साथ पॉपुलेशन का भी जो रेट है इस तरीके से बढ़ता हुआ वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। मेनी कपल मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्ट एंड वन चाइल्ड नॉर्म। ठीक है, जो ऐसे कपल्स थे जो शहर में रहते थे उन लोगों ने भी अपने लिए क्या एक मेथड देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना कैसा है। उन लोगों ने वन चाइल्ड नॉर्म मीन्स कि अब वो एक ही बच्चा पैदा करेंगी, उनके लिए दो नहीं, उनके लिए वन, हम टू हमारे एक, ये वाला स्लोगन वो दे रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल ऑफ 18 ईयर दैट ऑफ द मेल ऑफ 21 ईयर एंड इनिशिएटिव गिवन टू अ कपल विद स्मॉलर फैमिली आर द टू ऑफ द अदर मेजर टेकन टू बी टैकल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो मेल थे फीमेल थे, जब उनकी शादी थी ना उनके लिए भी क्या है रोक लगा दिया गया कि पहले क्या होता था शादी बोलते थे ना बाल विवाह हो गया, लड़की काफ़ी छोटी है लड़का बड़ा है, मीन्स उनका जब शादी हो जाएगा तो उनके बच्चे भी जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, तो अब इस सब चीज़ों पे भी क्या रोक लगा दिया गया कि शादी की जो उम्र होगी लड़की की 18 साल की होगी और लड़का जो होगा 21 साल का होगा। ठीक है, फीमेल जो 18 साल की होंगी, जो मेल होंगे 21 साल के होंगे, तभी वो शादी करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और छोटे छोटे बोल सकते हैं अपनी तरफ से छोटे छोटे गिफ्ट्स या बोल सकते छोटे छोटे योजनाएं दिखाने लगे कि उन फैमिली को जिनके परिवार क्या है छोटे हैं, ठीक है, जिनके परिवार में 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं, उनके लिए भी छोटे छोटे अपनी तरफ से गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिए ताकि सभी लोग ये सबसे क्या हो अट्रैक्ट हो और क्या करें वो लोग भी अपना जो बर्थ कंट्रोल है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर दें। ठीक है, ताकि एक घर में 1 बच्चा या 2 बच्चा ही रहे फैमिली में। ठीक है, इससे क्या होगा जो हमारा पॉपुलेशन इतना तेजी के साथ बढ़ रहा था आगे कहीं ना कहीं वो फिर धीरे धीरे कम हो जाए और स्टेबलाइज्ड हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब हम लोग इस चैप्टर के मेन जगह पे जा रहे हैं कि हमको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बात करना है कि किस तरीके से जो कपल्स हैं मिस मैनेजेबल एज के ग्रुप के जो लोग हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करें जिसकी वजह से क्या हो बर्थ कंट्रोल हो जाए और आगे पॉपुलेशन को क्या किया जाए स्टेबिलिटी दे दिया जाए या फिर पॉपुलेशन के ग्रोथ को रोका जाए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना ये जो यूजर है उनके लिए क्या होना चाहिए फ्रेंडली होना चाहिए, मीन्स उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और साथ में ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये बहुत ईजिली मिल जाए मार्केट में। इसके अलावा इसका इफेक्ट अच्छा होना चाहिए और ये रिवर्सिबल हो, मीन्स एक बार यूज़ करने के बाद इसे आप दोबारा फेंके नहीं, आपको दोबारा खरीदना ना पड़े, आप दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो साइड इफेक्ट हो या तो रहे ही ना या तो रहे तो बहुत कम रहे, यही क्या है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का अच्छा बोल सकते हैं कि अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऑल्सो शुड हैव नो बी इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ठीक है, ये किसी भी तरीके का व्यवधान ना जारी करे, मीन्स कि सेक्सुअल एक्ट के टाइम कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं। ए वाइड रेंज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी नेमली नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर, आईओडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जैसे कि ट्रेडिशनल बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं नेचुरली। ठीक है, किस तरीके से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा बैरियर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आईओडीज यूज़ कर सकते हैं। इंट्रायूट्रिन डिवाइस की यूट्रस में ऐसे डिवाइस रखें जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करे और आगे फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी ना हो। ओरल कंट्रासेप्टिव, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा सहेली था, ओरल कंट्रासेप्टिव जो फीमेल्स लेती थी ताकि इससे भी क्या हो सके हम जो बर्थ कंट्रोल है उसे कंट्रोल कर सके। इसके अलावा इंजेक्टेबल्स मीन्स इंजेक्शंस ले सके या फिर इम्प्लांट करा सके। ठीक है, इसके अलावा सर्जिकल की अब ये सारी चीज़ें अगर नहीं यूज़ कर रहे तो लास्ट में ऑपरेशन करा के रिमूव ही करा लें। ठीक है, नसबंदी करा लें। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है नेचुरल मेथड। जो नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पीरियोडिक एब्सेंसेस, दूसरा है विथड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट, तीसरा है लैक्टेशन अमोनेरिया। ठीक है, अब क्या इसका बेस्ड है या फिर क्या इसका मोटिव है, किस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है, जो नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है इसमें इनका यही गोल है कि जो मेल और फीमेल का गैमेट्स है वो मिल ना पाए, मीन्स ओवम और स्पर्म दोनों मीट ना कर पाए ताकि आगे फर्टिलाइजेशन ना हो और आगे प्रेगनेंसी कोई ना हो। ठीक है, पहला हम देखते हैं पीरियोडिक एब्सेंसेस इज वन ऑफ अ मेथड इन विच द कपल अवॉइड और अब्सटेन
from the coitus from day 10 to 17 of the menstruation cycle when ovulation could be accepted, as the chance of fertilization are very high during this period. It is called fertile period. Therefore by the abstaining from the coitus during this period the conception could be prevented. ठीक है, जो periodic absences हैं इनमें क्या होता है, जो कपल्स होते हैं 10 से लेके 17 डेज मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 से 17वें दिन तक क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. ठीक है, अवॉइड करते हैं सेक्सुअल एक्ट करना, ताकि इनमें क्या होता है 10 से 17 दिन में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने पढ़ा है कि 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है, मीन्स फीमेल का जो गैमेट्स है वो क्या होता है, रिलीज होता है ओवरी से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर 10 से 17 दिन जो फर्टाइल पीरियड है यहाँ पे वो अवॉइड करते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ठीक है, जब दोनों गैमेट्स मिलेंगे नहीं, इनका मेन मोटिव यही है कि जो मेल या फीमेल गैमेट्स दोनों मीट ना करें. तो एक अच्छा मेथड ये है. इसमें क्या होता है कि जो क्वाइटस के टाइम क्या होगा, पूरी तरीके से कंसेप्शन रखा जा सकता है. मीन्स हम कंसेप्शन का मतलब प्रेगनेंसी होता है, या हम इसको क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. ये जो फर्टाइल पीरियड है इसमें दोनों पार्टनर क्या कर सके कि ऑब्सेशन मतलब कि सेक्सुअल ड्राइव ना करें. ठीक है, ये फर्टाइल पीरियड है क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन होने के चांसेस हैं, और यहाँ पे जो फीमेल ओवम है मीन्स फीमेल की जो गैमेट्स से रिलीज होंगी ओवरी से, ताकि ये जो पीरियड है 10 से 17 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, इसमें क्या कर सके वो लोग, कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके. ठीक है, यहाँ पे जब दोनों गैमेट्स मिलेंगे नहीं तो आगे प्रेगनेंसी होगी नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा. तो प्रेगनेंसी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. आगे देखते हैं, विथड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट इज अनदर मेथड ऑफ विच द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन. ठीक है, विथड्रॉल या फिर बोल सकते हैं क्वाइटस इंटरप्ट. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो मेल पार्टनर है अपनी जो पेनिस है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर निकाल देगा जब उसको इंसेमिनेशन करना हो. तो ये भी एक मेथड है कि आप यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेट्स है इसको मीट करने से मीन्स मिलने से रोक सकते हैं. ठीक है, इसके बाद तीसरा है लैक्टेशनल अमोनेरिया. एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeding the child, fully chance of the conception are most nil. However, this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months following parturition, as no medicine or devices are used in this method. Side effects are almost nil. Chances of failure, though, this method is also high. ठीक है, जो लैक्टेशनल एमोनेरिया है, नाम से लग रहा है लैक्टेशनल का मतलब हो रहा है यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जा रही है. ठीक है, एमोनेरिया का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन बंद है. ठीक है, तो जो फीमेल, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, पार्चुरेशन का टाइम 9 महीने, वो उसमें उसको कभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी स्टॉप होती है. ठीक है, किसी भी तरीके से वहाँ फॉलिकल वगैरह कुछ नहीं बनते. उसके बाद जब पार्चुरेशन हो जाता है मीन्स डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद भी 6 महीने तक जो फीमेल अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब भी उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, मीन्स वहाँ पे ओवुलेशन नहीं होता है. तो ये भी क्या है, एक हाई चांसेस है कि यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि कंसेप्शन रोका जाए, मीन्स प्रेगनेंसी को रोका जाए. ठीक है, तो लेकिन ये जो मैक्सिमम टाइम जो इसका है ना, ये सिर्फ 6 मंथ तक है. ये जो मेथड है ना 6 महीने तक ही सही है. ठीक है, यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं यूज़ की जाती है. यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पार्चुरेशन के बाद भी 6 महीने तक लैक्टेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए. तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग के जो चांसेस है 6 मंथ तक, यहाँ पे जो कंसेप्शन क्या है, निल है, मीन्स यहाँ पे कंसेप्शन होगा ही नहीं, मीन्स प्रेगनेंसी होगी नहीं. इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा स्टॉप है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, इसके अलावा ये सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ तक ही क्या है, उपलब्ध है, मीन्स बोल सकते हैं कि सही है. इसके बाद अगर कुछ हो गया तो फिर प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी दवाइयाँ या फिर कोई भी डिवाइसेस यूज़ नहीं की जाती हैं. किसी भी तरीके की कुछ भी बाहर से फीमेल या नहीं लेती हैं या मेल कुछ भी नहीं खाते हैं. ठीक है, ये सिर्फ 6 मंथ तक वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं. इसके अलावा इसमें फेलियर के भी चांसेस होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन मीन्स ओवुलेशन हो जाता है बट फीमेल को नहीं पता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी फेलियर के भी चांसेस है कि 6 मंथ बाद भी क्या पता फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट हो गई. तो ये चांसेस भी क्या है, फेलियर के हैं. तो इसमें ये चीज़ देखना पड़ता है कि पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ तक ही ये वैलिड है. इसके बाद अगर थोड़ा भी 1-2 महीने हो गए तो फिर यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं. तो ये बहुत ज़्यादा केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा. आगे देखते हैं इन बैरियर मेथड. ठीक है, बैरियर का मेथड में देखते हैं, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर. ठीक है, बैरियर मेथड का भी सेम ही मोटो है कि जो स्पर्म है और जो फीमेल का ओवम है दोनों को फिजिकली मीट नहीं करने दिया जा रहा. ठीक है, बीच में क्या लगा दिया जा रहा है, रोक लगा दिया जा रहा है, बैरियर लगा दिया जा रहा है. सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. ठीक है, ये जो बैरियर मेथड है ये फीमेल और मेल दोनों के लिए अवेलेबल है.
जैसे है कॉन्डोम आर द बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लैटिक्स दैट आर यूज टू कवर पेनिस इन मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द एजुकेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, जो कंडोम्स होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। मेल यूज़ करते हैं अपने पेनिस को कवर करने के लिए और फीमेल का जो कंडोम होता है वो वजाइना और साथ में सर्विक्स को भी कवर करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सीमेन डिस्चार्ज हुए हैं उनको क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं आगे फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स को फिजिकली बाहर से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है ताकि उनकी मेटिंग ना हो सके, मीन्स फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया है, ये है मेल कॉन्डोम, ये फीमेल है। मेल का कॉन्डोम पेनिस पे कवर किया जाता है और जो फीमेल कॉन्डोम है ये यूज करते हैं वजाइना या फिर सर्विक्स को कवर करने के लिए। अब आगे देखते हैं, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, ये जो मेथड है इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी रोकी जाएगी। अब आगे लिखा है निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर द मेल। जो निरोध है ये ब्रांड है कंडोम का, ये सिर्फ मेल के लिए है। यूज ऑफ कंडोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द STI एंड एड्स। ठीक है, जो आजकल के टाइम पे कंडोम का यूज़ इसलिए ज़्यादा किया जा रहा है, पहला तो बेनिफिट ये है कि बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए, ठीक है, बर्थ को रोकने के लिए, बर्थ कंट्रोल करने के लिए। दूसरा इसके साथ एडिशनल बेनिफिट ये है कि जो STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है, मीन्स एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में क्या है, चांसेस है कि ट्रांसफ़र होने के लिए, तो ये जो बैरियर्स हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो इनका दो काम हो गया, पहला हो गया कंट्रासेप्टिक मेथड की तरह यूज़ किया जा रहा है, दूसरा ये है कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है इनको भी रोकने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसके यूजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, ये इसका एडिशनल बेनिफिट है। आगे देखते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिस्पोजेबल एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव प्राइवेसी टू यूजर। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल कंडोम हो, दोनों ही डिस्पोजेबल हैं। ठीक है, इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं और साथ में सेल्फ इंसर्ट है, मीन्स खुद से यूज़ कर सकते हैं और खुद को प्राइवेसी दे सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे नाम दिया गया डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप एंड वार्ड्स आल्सो द बैरियर मेड अप ऑफ रबर दैट इंसर्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, ये तीन जो कंडोम के नाम है ये फीमेल के हैं। डायफ्राग्राम हो गया, चाहे बोल सकते हैं सर्विकल कैप एंड वॉल्स, ये बैरियर किसको दिए जाते हैं, ये भी क्या है, रबर की, ये फीमेल यूज करती हैं। ठीक है, ये कवर करती हैं सर्विक्स को ताकि जो है मेल और फीमेल के जो गैमेट है वो मिल ना सके। ठीक है, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं कि जो स्पर्म है या फिर जो सीमेन है वो सर्विक्स से आगे ना जाए। ठीक है, दे आर रीयूजेबल, जो फीमेल के जो कंडोम है ये क्या है, रीयूजेबल है, मीन्स इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे spermicidal cream, jellies and foam are usually used along these barriers to increase their contraceptive efficiency। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्पर्मिसाइडल, मीन्स इसको कट करिए तो यहाँ पे स्पर्मिसाइडल मीन्स साइडल का मतलब मारना, किल करना। तो यहाँ पे कुछ क्रीम ऐसी होती है कि जो स्पर्म है या सीमेन है उसमें जो स्पर्म है ना उनको मार देती हैं। तो इसीलिए ये जो बैरियर्स है ना, चाहे मेल या फीमेल कंडोम है, इनको इनके साथ इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्पर्मिसाइडल क्रीम हो गई, जेलीज हो गई, फोम्स हो गई, इनको साथ में यूज़ करते हैं ताकि जो कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी और बढ़ जाए। ठीक है, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है आगे चांसेस है तो इसमें भी क्या हो, इनसे ये क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं या जो स्पर्म है उनको क्या करते हैं, मार देते हैं ताकि फिर कैपेसिटी खत्म हो जाए फर्टिलाइजिंग की। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट मेथड है, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज यूज्ड इज IUD, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। ठीक है, बहुत पॉपुलर मेथड है या फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं IUD। ठीक है, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस मीन्स ये ऐसी डिवाइसेस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जहाँ इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, यूट्रस, मीन्स ये फीमेल यूज़ करती हैं। ठीक है, जो बैरियर मेथड था ये मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते थे, बट IUD कौन यूज़ करता है, फीमेल्स यूज़ करती हैं। आगे देखिए, दिस डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। ठीक है, ये डिवाइस ने कोई फीमेल अपने से नहीं यूज़ कर सकती, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट नर्स यूज़ करा सकती है या फिर अच्छे डॉक्टर के थ्रू ये डिवाइस को क्या कर सकते हैं, फीमेल के यूट्रस में वजाइना के थ्रू पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दिस IUDs मीन्स दिस इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज अ। अब ये जो IUDs है कई तरीके की होती है, जैसे कि पहला नॉन मेडिएटेड है IUD जिसका नाम है लिप लूप्स। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेडिएटेड है या फिर बोल सकते हैं कॉपर रिलीजिंग IUD है या फिर बोल सकते हैं हार्मोन रिलीजिंग है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कॉपर रिलीजिंग IUD है। ठीक है, ये IUD क्या करती है, कॉपर रिलीज करती है। ठीक है, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUD प्रोजेस्टर हो गए LNG-20। ठीक है, नॉन मेडिएटेड जो IUD थी वो कौन थी, लिप लूप्स थी। इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग IUD कौन थी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग मीन्स
ये आयोडीज क्या करती थी, हार्मोन रिलीज कराती थी। जैसे प्रोजेस्टर हो गया, LNG-20 हो गया। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है ये कॉपर टी का है, ये यूट्रस में फीमेल यूज़ करती हैं, इसको यूट्रस में रखा जाता है। तो ये जो कॉपर है ना, ये इसमें से क्या निकलते हैं, इसके आयंस निकलते हैं, ठीक है। ये यूट्रस वाला मान लीजिए अगर पार्ट है, तो यहाँ पे अगर स्पर्म आता है तो ये जो इसके जो आयंस है ये क्या करते हैं, ये स्पर्म को खत्म कर देते हैं, मीन्स इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं कि आगे फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है आयोडीज इंक्रीजेज द फैगोसिटिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, ठीक है। जो आयोडीज है, चाहे कोई भी आयोडीज हो, नॉन मेडिएटेड हो, कॉपर रिलीजिंग हो या फिर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हो, ये सबका काम क्या है, स्पर्म को निगल लेना, मार देना, ठीक है। इसके अलावा जो कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, कि जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी है ना, ये क्या करती है, ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी है ये क्या करती है कि सप्रेस्ड कर देती है, मीन्स दबा देती है स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, मीन्स जो मूव करने की उसकी कैपेबिलिटी है इसको खत्म कर दी, साथ में जो इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है इसको भी खत्म कर देती है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। तो दो काम करती है, पहला या तो स्पर्म को खा जाएगी, फेगोसिस्ट कर जाएगी, दूसरा क्या करती है, सप्रेस कर देगी स्पर्म की मोटिलिटी को, मीन्स उसको आगे मूव करने नहीं देगी, और जो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी खत्म कर देगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशनल मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, ठीक है। जो एडिशनल, ये देखिए एडिशनल चीज़ें हैं, तीनों आयोडीज का काम है कि वो स्पर्म को निगल जाती है फिर स्पर्म को मार देती है, लेकिन ये जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है इसका एडिशनल काम ये है कि जो यूट्रस है ना उसको अनस्टेबल बना देती है, मीन्स उसमें क्या बोल सकते हैं कि म्यूकस की कोटिंग कर देंगी ताकि इम्प्लांटेशन क्या हो, सक्सेसफुल ना हो। इसके अलावा क्या करती है, स्पर्म को हॉस्टाइल कर देती है, मीन्स कि अंदर आने की इजाज़त नहीं देती है, ठीक है। स्पर्म अगर आया उस एरिया में, मीन्स यूट्रस में, तो कहीं ना कहीं स्पर्म की डेथ हो जाएगी, ठीक है। आयोडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो आयोडी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन फीमेल्स के लिए है जो चाहती है कि बच्चा बाद में पैदा करना, ठीक है। अभी शादी हुई वो चाहती है कि कुछ टाइम बाद वो बच्चा पैदा करे, या फिर वो वुमेन जो चाहती है कि दो बच्चे के बीच में एक लंबा गैप हो, ठीक है, 3-4 साल का, तो ये डिले प्रेगनेंसी में लिए हेल्पफुल होने हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ करने वाला जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है वो आयोडी है, सबसे ज़्यादा फीमेल्स इसको यूज़ करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय फीमेल, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अब हम मुंह से कुछ खाएंगे, ठीक है, मीन्स दवा ही खाएंगे, तो वो क्या होगा, उसमें स्मॉल डोज किसका होगा, या तो प्रोजेस्ट्रोजन का होगा या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, मीन्स ये हार्मोन का कॉम्बिनेशन की दवा होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये फीमेल्स ही खाएंगी, ठीक है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हेंस पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स, ये फीमेल यूज करती हैं और ये टैबलेट के फॉर्म में होता है और इसको पॉपुलरली क्या कहते हैं, पिल कहते हैं, पिल्स। Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstruation cycle. After a gap of 7 days during where the menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to be prevent conception, ठीक है। जो पिल्स है इसको लेना कैसे है, मीन्स टैबलेट लेना कैसे, स्टार्टिंग के टाइम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या होगा, 3 से 5 दिन क्या होता है, मेंस होता है, मीन्स यहाँ बोल सकते हैं इंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसका ब्रेकडाउन होता है तो ब्लीडिंग होती है वजाइना के थ्रू, तो इसी 3 से 5 दिन के अंदर से ही क्या करना है, फीमेल को स्टार्ट कर देना है, मीन्स एक एक टैबलेट लेना है कितने दिन तक, 21 डे तक, मीन्स लगातार लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 7 डेज का क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, इसी 7 डे में क्या हो जाएगा, फीमेल को फिर से मेंस होगा, मीन्स बोल सकते हैं पीरियड्स होगा, ठीक है। तो ये इसको लेने का तरीका यही है कि जो स्टार्टिंग के जो मेंस्ट्रुएशन टाइम है उसका 3 से 5 दिन में, तो इसी किसी भी दिन यहाँ से स्टार्ट करेगी और लगातार 21 दिन तक लेगी, ताकि जब 7 डे का गैप होगा तो फिर उसको क्या होगा, मेंस होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तब तक ये फीमेल लेगी जब तक वो चाहेगी प्रिवेंशन करना, मीन्स उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब तक वो ये कर सकती है और उसको इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से ये पिल्स काम करते हैं। दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है। ये क्या करती है, ओव्यूलेशन को रोक देती हैं ये पिल्स, या फिर इम्प्लांटेशन होने को भी क्या करती हैं, खराब कर देती है, मीन्स ये अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया ना गलती से, तो क्या होगा कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो बोल सकते हैं कि जो यूट्रस है या फिर जो सर्विक्स है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, यहाँ पे म्यूकस कर देती हैं, ठीक है, ताकि जो यहाँ पे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाए, ठीक है। 3 काम करती हैं, पहला ओव्यूलेशन को रोकती हैं, साथ में इम्प्लांटेशन को भी रोकती है, इसके अलावा जो सर्विकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को बदल देती हैं या फिर चेंज कर देती हैं, ताकि जो स्पर्म अगर एंट्री करे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो वहीं पे क्या हो जाए, रिटार्ड हो जाए, मीन्स उसको खत्म कर दें वहाँ पे।
आगे देखते हैं पिल्स के बारे में। अब पिल्स का इफेक्ट कितना है, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एज वेल एज एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। तो इसका जो साइड इफेक्ट है बहुत कम है पिल्स का, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इस्तेमाल करती हैं। अब आगे देखा है सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इट इज वंस अ पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। जो सहेली थी CDRI से बनी हुई थी, ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देखा गया कि जो सहेली है ना, ये इसको कब लिया जाता है, वंस अ वीक पिल है, मीन्स कि हफ्ते में एक बार इसका कंजप्शन किया जाता है। ये भी सेम वही काम करती है कि ओवुलेशन रोकेंगी, इम्प्लांटेशन रोकेंगी, और ये अल्टर कर देंगे सर्विकल म्यूकस, सारा प्रॉपर्टी वही है। लेकिन एक खास बात ये है कि नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है, स्टेरॉइड नहीं है इसमें, नॉन स्टेरॉइडल है, और इसको वीक में बस एक बार लेना पड़ता है, और इसके कुछ ही साइड इफेक्ट है, बहुत कम साइड इफेक्ट है, और इसके पास क्या हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोजेस्ट्रोजन along in combination with estrogen can also be used by female as injection or implant under the skin, ठीक है। क्या होगा, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया या फिर कॉम्बिनेशन हो गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का, मीन्स ये हार्मोन का कॉम्बिनेशन दिया गया फीमेल को, फीमेल ही यूज करनी इसको, ठीक है। यहाँ पे इंजेक्शन हुआ या फिर इम्प्लांट किया गया, मीन्स इंजेक्शन के थ्रू ले रही हैं या फिर इम्प्लांट करा देंगे। ये देखिए, ये जो आपको छोटी छोटी तिल्ली दिख रही है ना, ये क्या करते हैं, स्किन में इम्प्लांट करा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब इसका जो फंक्शन है, their mode of action is similar to that of pill and their effective period are much longer। खास बात इसमें यही है कि ये भी सेम काम कर रही है पिल्स की तरह, मीन्स ओवुलेशन को रोक रही है, साथ में जो इम्प्लांटेशन है उसको भी खत्म कर रही है, ये भी सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको भी चेंज कर रही है, ताकि जो स्पर्म एंट्री करे तो वहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो इसका इफेक्टिव टाइम पीरियड है ये बहुत लॉन्ग है, मीन्स कोई फीमेल ने इंजेक्शन लगा लिया, इम्प्लांटेशन करा, तो वो सालों तक वो क्या कर सकती है, मिस बर्थ को डिले कर सकती है बच्चे की, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विथ और ऑलरेडी विद इन द 72 आवर ऑफ क्वाइटस हैव बीन found to be very effective as emergency contraceptive as could be used to avoid the possible pregnancy due to rape or casual unprotective intercourses, ठीक है। जैसे रेप हो गया या फिर कोई फीमेल और मेल मतलब प्रोटेक्शन के साथ इंटरकोर्स नहीं किए, तो अगर उनको मीन्स प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मीन्स प्रेग्नेंट नहीं होना है, फीमेल को बच्चा नहीं चाहिए, या फिर रेप के केस में यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोजेस्ट्रोजन है या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन है, इनके साथ किसको लिया जाता है, आयोडीज को लिया जाता है। मीन्स ये हार्मोन के साथ आयोडीज का यूज़ करके 72 घंटे के अंदर में, मीन्स क्वाइटस या रेप के 72 घंटे के अंदर में ही उस फीमेल को दिया जाता है, ताकि प्रेगनेंसी ना हो सके। मीन्स कि आगे फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया है तो उस किसी न किसी तरीके से इम्प्लांटेशन को रोकना है। तो ये सब कब दिया जाता है, रेप के केस में, या फिर कोई कैजुअली अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स कर रहा उस टाइम दिया जाता है। यहाँ पे क्या क्या दिया जाता है, चाहे प्रोजेस्ट्रोजन हो गया या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन किसके साथ दिया जा रहा है, आयोडीज के साथ दिया जा रहा है, वो भी कितने आवर में, 72 आवर्स के अंदर में ही, 72 घंटे के अंदर में ही किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, और इसका इफेक्ट भी सही होता है, ठीक है। अब लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड, नाम से लग रहा है कि सर्जरी वगैरह होगी। इसका स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइस फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, ठीक है। अभी हमने दो ही जगह देखा मेल फीमेल का, पहला बैरियर में देखा कि मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, दूसरा एक है सर्जिकल मेथड में, मीन्स स्टेरिलाइजेशन में देखा है कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब बोल सकते हैं कि स्टॉप कर दिया जाएगा कि अब आगे आप लोगों को मतलब कि बर्थ नहीं करना बच्चे का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लास्ट स्टेज है, ठीक, यहाँ पे, ताकि आगे प्रेगनेंसी ना हो सके। सर्जिकल इन्वेशन ब्लॉक द गैमिट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। इनका जो मेन मोटो ये है कि जब सर्जरी कर दी जाएगी ना, तो जो गैमिट्स है मेल के या फीमेल के बोल सकते हैं, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। वो अपनी ओवरी से निकला हुआ ओवम वो आगे इनफंडुबुलम में नहीं जा पाएगा, मीन्स आगे वाली जगह पे नहीं जा पाएगा, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट पे नहीं जाएगा क्योंकि ब्लॉक हो गया है। जो भी स्पर्म बने हुए हैं टेस्टिस में, अब आगे जो है वॉश डिफरेंस के आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर को रोक दिया जाएगा, ठीक है। गैमेट्स तो बनेंगे दोनों में, लेकिन उनका जो पाथ है ना वही ब्लॉक कर दिया जाएगा, रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा। तो इसको हिंदी में कभी कभी बोलते हैं नसबंदी, ठीक है। नस ही बंद करा दी गई है, जो मतलब कि जो गैमेट्स के पाथ है ट्रांसपोर्टेशन वाला, वो बंद कर दिया गया।
आगे देखते हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैक्टोटोमी, दैट इन फीमेल इज टूबेक्टोटोमी। जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है मीन जो सर्जिकल प्रोसीजर है, इसको हम मेल में क्या कहते हैं, मीन्स मैन में क्या कहते हैं, वैसेक्टोटोमी, और फीमेल में बोलते हैं टूबेक्टोटोमी। ठीक है, अब क्या होता है वैसेक्टोटोमी में, इन वैसेक्टोटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉस डिफरेंस इज रिमूव और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, वेयर इज इन यहाँ पे वेयर इज इन टूबेक्टोटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट दियर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये मेल का है, वैसेक्टोटोमी मेल में होगा, ट्यूबेक्टोटोमी फीमेल में होगा। वैसेक्टोटोमी में क्या होगा, जो वॉस डिफरेंस वाला पार्ट होगा इसको क्या करते हैं, कट करके फिर टाइट कर दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से करेंगे, जो स्क्रोटम वाला पार्ट है मेल का, वहाँ से ये वाला प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसेक्टोटोमी में क्या होता है, जो वॉस डिफरेंस है इसको कट करके फिर यहाँ पे टाइट, यहाँ से तो गैमेट्स बन रहे हैं बस, लेकिन यहीं तक जाएंगे। अब तो ये बंद हो चुका है तो यहाँ से ट्रांसफर हो नहीं पाएगा आगे। फीमेल में देखिए, जो फीमेल है यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे कट करके ब्लॉक कर दिया गया कि यहाँ से तो गैमेट आएंगे, यहाँ तो पहुँच गए हैं, लेकिन अब फेलोपियन ट्यूब से आगे नहीं जा रहे, मीन्स अब यूट्रस में नहीं जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों भी, अगर मान लीजिए फीमेल ने ये सर्जिकल मेथड अपनाया, मेल ने नहीं किया, उसका स्पर्म तो यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन इसके जो गैमेट्स थे वो तो आ ही नहीं पाए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों मेथड का यही मोटो है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर है गैमेट का रोकना है। इसका हम बोल सकते हैं कि हाईली कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी है, मीन्स कि सक्सेसफुल है, लेकिन अगर इसकी रिवर्सिबिलिटी चाहे, मीन्स अगर ये चाहते हैं आगे फिर से बच्चा पैदा करना या फिर इसको सही करना चाहते तो बोल सकते हैं बहुत पुअर रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ आप लोगों को मतलब बोल सकते हैं सलाह दी जा रही है, ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन कब तक अच्छी हैं, कहाँ तक अच्छी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट नीड टू बी एम्फेसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, ये जितनी भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इस तरीके की आपको अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए, अपने मेडिकल जो प्रोफेशनलिस्ट हैं उनसे बात करके तभी आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द कंट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस बात का हमेशा याद रखें कि हरदम यूज नहीं करना कंट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब करता है, मीन्स कि कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगे, ये हर बार अच्छा नहीं देगा, कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। In fact, they are practiced against a natural reproductive event that is conception of pregnancy। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये क्या करते हैं, ये अगेंस्ट है किसके, जो नेचुरल मेथड है उनके अगेंस्ट है, मीन्स कंसेप्शन हो गया, प्रेगनेंसी इसके अगेंस्ट है, मीन्स ये रोकने का काम कर रहे हैं। तो नेचुरल मेथड के अगेंस्ट अगर कोई काम करेंगे कभी ना कभी तो क्या होगा, साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ही। One is forced to use these method either to prevent pregnancy or delay or space pregnancy due to personal reason। ठीक है, इसका इस्तेमाल तभी करें जब या तो आप प्रेगनेंसी चाहते नहीं हैं, ठीक है, उस कंडीशन में। दूसरा, या तो चाहते हैं कि स्पेस या फिर डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, मीन्स दो बच्चे के बीच में क्या चाहते हैं, गैप चाहते हैं, तभी इस्तेमाल इसका करें। ठीक है, नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ पॉपुलेशन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड है इसके इस्तेमाल से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, लेकिन इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। ठीक है, हाउएवर दीयर पॉसिबल इल इफेक्ट, जैसे कि बार बार इस्तेमाल करने से कंट्रासेप्टिव मेथड, मान लीजिए बर्थ कंट्रोल तो हो गया, पॉपुलेशन का मीन्स ग्रोथ भी कम होने लगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो फीमेल या मेल जो भी यूज़ कर रहा है उसके ऊपर भी क्या है, इफेक्ट देखने को मिलेगा, साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे नॉजिया हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग और इवन द ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड शुड नॉट टोटली इग्नोर। ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे नॉजिया मीन्स जी मिचलाना, अच्छा नहीं लगेगा, एब्डोमेन पेन मीन्स फीमेल के ये सारी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि पेट में दर्द होगा, ब्रेक डाउन थ्रू ब्लीडिंग मीन्स कि जब भी मेंस्ट्रुएशन होगा ओवर ब्लीडिंग होगी, हैवी फ्लो होगा। इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग की कभी कभी पीरियड्स या फिर कभी कभी मेंस्ट्रुएशन होगा फिर नहीं होगा, मीन्स उसमें भी क्या होगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के लिए तभी आप करें, नहीं तो अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके बहुत सारे आप साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अपना स्टार्ट करते हैं MTP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि मतलब कि मेडिकल की हेल्प से, मेडिसिन की हेल्प से या फिर बोल सकते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग किसी प्रेगनेंसी को ख़त्म करते हैं, मीन्स कि हम बच्चे का एबॉर्शन करा देते हैं। चलिए देखते हैं।
इसका डेफिनेशन क्या दिया है, इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल फॉर्म, या बोल सकते हैं बिफोर द फुल टर्म, इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी और इंड्यूस अबॉर्शन। ठीक है, कि आप फुल फॉर्म या फुल टर्म जानने से पहले ये जानिए कि जो भी एमटीपी होता है ना, ये हम अपनी मर्जी से कराते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं कि नेचुरली हो जाता, नहीं, ये हमारा इरादा होता है एमटीपी कराना। मीन्स कि जो मेडिकल की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो फीटस है या जो बच्चा है उसको अबॉर्शन करा देते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एमटीपी का फुल फॉर्म है, और इसे हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, कि हम अपनी इच्छा से काम कराते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच अकाउंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन ईयर। ठीक है, लगभग पूरे संसार की बात की जा रही है, पूरे वर्ल्ड में, कि 45 से 50 मिलियन एमटीपी एक साल में होते हैं, जो बताता है 1/5 अकाउंट करता है कि इतनी प्रेगनेंसी हुई है। मीन्स कि 1/5 का मतलब होता है, अगर हम 100 में देखते हैं, ये देखिए 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 20% हो जाएगा, कि 100% अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उनमें से 20% क्या कराती है, एमटीपी कराती हैं, और 80% को क्या होता है, बच्चे होते हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि हर साल 45 से 50 मिलियन एमटीपी पूरे वर्ल्ड में होती है, सब कुछ मिला के, जो कि बताता है कि 1/5 जितनी भी टोटल फीमेल प्रेग्नेंट है पूरे ईयर में, पूरे वर्ल्ड में, उनका 1/5 पार्ट है। मीन्स कि अगर 100% फीमेल प्रेग्नेंट है तो उनमें से 20% फीमेल का क्या होगा, एमटीपी होगा, और 80% को बच्चे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, वेदर टू एक्सेप्ट लेगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन मेनी कंट्री ड्यू टू द इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, ये बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो जैसे कि एमटीपी कराना कई कई देशों के लिए क्या है, सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनको इमोशनल अटैचमेंट है, या फिर उनको सही नहीं लगता, या फिर उनका रिलीजियस कुछ मैटर होगा कि ये एमटीपी कराना गलत है। ठीक है, एमटीपी नहीं कराना चाहिए, पाप है। मीन्स कि हर एक कंट्री का अपना अलग अप्रोच है इसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगलाइज्ड एमटीपी 1971 विद सम रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया के गवर्नमेंट ने लेगलाइज्ड कराया, मीन्स कानूनी तौर से बोल दिया कि एमटीपी करा सकती हैं महिलाएं। ठीक है, कौन सी ईयर में, 1971 में बोला गया है। 1951 में याद रहना चाहिए क्या थी, फैमिली प्लानिंग थी। उसी के 20 साल बाद क्या हुआ, एमटीपी की भी शुरुआत हो गई इंडिया में। ठीक है, 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई, और 1971 में इंडिया के गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से सबको इजाज़त दे दी कि आप एमटीपी करा सकते हैं। क्यों, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे, जैसे कि अब रिस्ट्रिक्शन क्या है जो हम लोग मिस यूज़ करते हैं लोग, जैसे सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चेक डिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई इन इंडिया। रिस्ट्रिक्शन ये था गवर्नमेंट का कि कोई भी इसका मिसयूज़ नहीं करेगा एमटीपी के थ्रू। जैसे कि बहुत लोग क्या करते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते थे एमिनोसेंटेसिस की हेल्प से, और जब पता चलता था कि फीमेल है तो उसको क्या करा देते थे, एमटीपी करा देते थे, मीन्स एबॉर्शन करा देते थे। एमटीपी का क्या था मिसयूज़ ये करते थे कि अगर मदर की वो में पता चल गया सेक्स डिटर्मिनेशन के तौर पे कि बच्ची है, मीन्स फीमेल है, तो उसको क्या करते थे कि फीटल स्टेज में ही एबॉर्शन करवा देते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फीमेल फोर्टिसाइड, जो फीमेल है, मान लीजिए वो लड़की है, फोर्टिसाइड का मतलब, साइड का मतलब होता है हमेशा किल करना, खत्म करना, और फीटस स्टेज में, तो यहाँ पे फीटिसाइड का मतलब यही हुआ कि फीमेल को अगर पाते हैं कोई मेल जिसको नहीं चाहिए लड़की, ठीक है, तो क्या करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं उस फीमेल का, ठीक है, जो मदर है उसका वोम का, ताकि पता करे कि ये लड़का है या लड़की। अगर फीमेल पाते हैं तो उसका फीटल स्टेज में ही एमटीपी करा देते हैं, जो कि ये पूरी तरीके से इलीगल है। ठीक है, आगे देखते हैं, वाई एमटीपी, एमटीपी क्यों जरूरी हुआ, किस कारण हुआ। अब देखिए आंसर इसका क्या, ऑब्वियस द आंसर इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी एदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द क्वाइटस और रेप। एमटीपी इसलिए जरूरी है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मीन्स कि बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि कभी इंटरकोर्स हो गए, ठीक है, क्वाइटस हो गया, लेकिन कोई प्रोटेक्शन नहीं था किसी तरीके से, कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया गया, तो इससे भी क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उनको प्रेगनेंसी मीन्स उनको बच्चा नहीं चाहिए, तो इसलिए एमटीपी कराते हैं। दूसरा, या तो रेप हो जाता है जब किसी फीमेल का, तो उस टाइम पे भी एमटीपी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसीलिए एमटीपी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज्ड किया था। आगे देखते हैं, एमटीपी आर ऑल्सो एसेंशियल इन द सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर टू मदर और टू द फीटस और बोथ। ठीक है, एमटीपी इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई फीमेल है वो लगातार प्रेग्नेंट होती जा रही है, ठीक है, कोई गैप नहीं है दो बच्चे के बीच में, मीन्स 1 साल हुई तो उसके दूसरे साल भी फिर से वो क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। तो लगातार प्रेगनेंसी की वजह से भी क्या होता है, फीमेल की हेल्थ पे भी इसका मतलब इफेक्ट जाता है कि उसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, और जो बच्चा है वो भी कहीं ना कहीं उसके भी हेल्थ पे इफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे एमटीपी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की जान का खतरा हो जाता है, माँ का भी हो जाता है, या फिर दोनों का भी हो सकता है, डेथ
डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। तो अगर लगातार प्रेगनेंसी हो रही है किसी फीमेल में तो उसमें MTP कराया जाता है, ठीक है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये कब तक सेफ है MTP, कब तक कराना, ठीक है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है फीमेल में, जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ, तो हर 3-3 महीने को ट्राइमेस्टर में बदल दिया गया। जैसे पहले की जो 1 से 3 मंथ है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है, 1 से 3 मंथ को। फिर 4 to 6 मंथ को हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक। बाकी 8 से लेके जो 7, 8, 9 है, ये जो इतने 3 मंथ है लास्ट के, इसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। मीन्स हर 3 महीने को हम एक ट्राइमेस्टर में बोलते हैं। तो जो MTP है ये सेफ है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या बोल सकते हैं 12 वीक, या बोल सकते हैं 3 मंथ तक ही सेफ है, ठीक है। यहाँ पे ना बच्चे की जान को, बच्चा तो मीन्स उसको अवॉइड करा ही रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे को तो जान जा ही रहा है, लेकिन फीमेल को हेल्थ कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कर। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स 4th, 5th या 6th मंथ में अगर किसी तरीके से MTP कराई जा रही है तो इसमें क्या है, जान को खतरा है माँ के। बच्चा तो जा ही रहा है एबॉर्शन के थ्रू, उसको तो नहीं बचाना है, लेकिन माँ के जान को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या बोल सकते हैं स्टार्टिंग के पहले, दूसरे, तीसरे महीने तक बोल सकते हैं सेफ है। लेकिन अगर 4th, 5th या 6th मंथ में ऐसा करते हैं MTP तो कहीं ना कहीं मदर के हेल्थ को इशू हो सकता है। One disturbing trend observed is that majority of MTP are performed illegally by unqualified quick, which are not only unsafe but could be fatal too. ज़्यादा करके देखा गया है कि जो MTP है मीन्स एबॉर्शन है, ये ज़्यादा करके उनसे कराया गया है जो अनक्वालिफाइड है, जिनको इनको नॉलेज नहीं, मीन्स वो प्रोफेशनलिस्ट नहीं है, जिससे देखने को मिला है कि मदर की भी जान को खतरा, कहीं कहीं MTP के बाद मदर की डेथ भी हो चुकी है। तो मतलब अगर MTP किसी भी फीमेल को परफॉर्म करानी है तो उसको अच्छे प्रोफेशनलिस्ट या फिर बोल सकते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर, नर्स के पास ही जाना चाहिए, ठीक है। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child, ठीक है। एक और दूसरा डेंजरस साइन ये है कि एमिनोसिंथेसिस की हेल्प से हम तो डिसऑर्डर सही कर रहे थे जेनेटिकली, लेकिन यहाँ पे लोगों ने मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। वो ये जानना चाहते थे कि बच्चा लड़की है या लड़का, वो में जो बच्चा है वो लड़की या लड़का, मिस सेक्स डिटर्मिनेशन काम करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये भी क्या है, एक डेंजरस ट्रेंड हो गया MTP के लिए। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal, ठीक है। जब कोई इंसान अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कराया, ठीक है, और मदर की जो वोम है उसमें पता चला कि फीमेल है, तो क्या किया, फीमेल फोर्टिसाइड करा दिया, मीन्स कि उस जो फीमेल है उसका एबॉर्शन करा दिया, उनको वो बच्चा नहीं चाहिए, उनको लड़की नहीं चाहिए, ठीक है। जो कि क्या बोलता है कि जो MTP या जो MTP जिस लिए लागू किया गया था इंडिया में, लेगलाइज्ड किया गया था, ये सब उसके अगेंस्ट थे। गवर्नमेंट ने MTP तभी इसलिए किया ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है इससे फीमेल को क्या छुटकारा मिल सके, ठीक है। या रेप के दौरान कोई भी मिस क्वाइटस हो चुका तो अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें भी क्या MTP की हेल्प लिया जाए, या फिर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, मदर बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, फीमेल बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, तो इसमें क्या होगा, मदर या फिर बच्चे दोनों की जान को खतरा आएगा, तो यहाँ पे भी MTP परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन लोगों ने यूज़ तो किया, साथ में मिसयूज़ भी बहुत तेज करने लगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन करके फीमेल अगर फोर्टिसाइड में है, मिस फीमेल फीटस में है, तो फीमेल को ही क्या कर रहे हैं, रिमूव, मिस उसको अवॉइड करा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दिस आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस, ठीक है। कि जो प्रैक्टिसेस है MTP, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन करने के बाद जब फीमेल का क्या कराया जा रहा है, फीमेल फोर्टिसाइड को एबॉर्शन कराया जा रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है। तो MTP बार बार परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सीवियर कंडीशन है, तभी कराना चाहिए। अगर बार बार MTP कराया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो मदर का हेल्थ है, मीन्स फीमेल का जो हेल्थ है वो खराब हो सकता है, कहीं कभी कभी ये भी होता है कि उसकी डेथ भी हो जाती है सब चीज़ों से, ठीक है। Effective counseling on the one need to avoid unprotected coitus and the risk factor involving in illegal abortion as well as providing more health facility could reverse the mention of the unhealthy trend, ठीक है। कि अगर बार बार कोई अनप्रोटेक्टिव मीन्स की प्रोटेक्शन के साथ क्वाइटस नहीं कर रहा है या फिर बार बार इलीगली अबॉर्शन करा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक अनहेल्दी, रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी इंसान हो जाएगा, ठीक है। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गन है वो सिर्फ फंक्शन कर रहे, नहीं, उसके साथ साथ उसको मेंटेन किस तरीके से किया जाए ये भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती है, ठीक है। तो अगर अच्छा मीन्स मेडिकल केयर फैसिलिटी दी जा रही है, सब कुछ सही है, उसके बाद भी अगर प्रोटेक्टेड मीन्स हम बोल सकते हैं अनप्रोटेक्टिवली क्वाइटस हो रहा है, ठीक है, बिना प्रोटेक्शन के, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इलीगली एबॉर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाएगा इंसान का, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया है नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं STIs, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्फेक्शन और डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वेनरेबल डिसीज और रिप्रोडक्टिव
ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, ऐसी बीमारी जो या ऐसे इन्फेक्शन जो इंटरकोर्स के दौरान मीन सेक्सुअल एक्ट के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जाने, इसी को हम बोलते हैं STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, या फिर इसका दूसरा नाम है बेनेवल डिसीज, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ बीमारियां दी गई हैं, जैसे गोनेरिया, ये बैक्टीरिया से होती है, सिफिलिस ये बैक्टीरिया से होती है, जेनाइटल हर्ब वायरस से होता है, क्लेम्नोमिनास ये भी क्या होती है, बैक्टीरिया से होती है, जेनाइटल वॉर्ट ये भी क्या होता है, वायरस से होता है। जैसे है ट्राइकोमिनास, ये भी क्या है, ये होती है प्रोटोजोन से, ठीक है। हेपेटाइटिस भी सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा मीन्स बहुत खतरनाक बीमारी, वायरस से होता है। और इसके अलावा और भी जैसे बीमारी है कि जैसे एड्स हो गया, ये भी क्या है, ये भी वायरस से होती है। और ये सब जो हेपेटाइटिस भी हो गया, एड्स हो गया ना, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मीन जानलेवा बीमारी है, जिसको हो गया उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा ये, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STI, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, मीन्स कि ये इंटरकोर्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस हो गया, ये बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोन इससे ये वायरस से हुआ ये, और बाकी एड्स सब जानते हैं वायरस से होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। एमंग दिस HIV इन्फेक्शन इज मोर डेंजरस एंड डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 7, ठीक है। इन सब में सबसे ज़्यादा डेंजरस एड्स हैं, जो कि HIV वायरस से होता है, और इसके बारे में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instrument, etc. with infected person, transfusion of the blood or from the infected mother to the fetus too, ठीक है। कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस B हो गई और HIV मीन्स एड्स, ये तो दोनों बीमारी है ना, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन मीन्स एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जाने के क्या क्या माध्यम है, जैसे कि ट्रांसमिट होते हैं शेयरिंग इंजेक्शन निडल, कि इंजेक्शन का जो निडल है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन को उससे इंजेक्शन लग गया, अगर वही सेम निडल दूसरा इंसान हेल्दी इंसान यूज़ कर लिया, तो उसको ये हेपेटाइटिस B और HIV जैसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स सर्जरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, अगर अच्छे से क्लीन नहीं किए गए, अगर यूज़ कर लिया गया एक हेल्दी पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे भी बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा क्या होगा कि जो ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का, मीन्स कि बहुत लोगों को ब्लड कैंसर, एनीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारी बीमारियां होती हैं खून से रिलेटेड। तो क्या होता है, जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है किसी हेल्दी पर्सन में ब्लड का, अगर वो ब्लड सही से चेक नहीं किया गया, मीन्स कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन से ये लिया गया है, या फिर हेपेटाइटिस B जिसको बीमारी है उससे लिया गया है, तो ये फिर इंसान जो हेल्दी इंसान जो इसको ले रहा है, इसकी बॉडी में जा रहा है, उसको भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है या कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, तो अगर उसको HIV है या फिर हेपेटाइटिस B है, मीन्स एड्स है, या फिर हम बोल सकते हैं हेपेटाइटिस B बीमारी है, तो उसके फीटस को भी प्लासेंटा के थ्रू चला जाएगा ये बीमारी, ठीक है। तो मतलब कि अगर मदर इन्फेक्टेड है बीमारी से, हेपेटाइटिस B चाहे एड्स से, तो उसके बच्चे में भी ये बीमारी होने की चांसेस हैं। आगे देखते हैं। Except for the hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly, ठीक है। किसको छोड़ के, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्प, HIV इन्फेक्शन को छोड़ के, और जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या बीमारी हैं वो इजीली क्योरेबल है, इलाज हो सकता है अगर उनको क्या इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस कर लिया जाए, मीन्स उसके अर्ली स्टेज में क्या हो उसका डिटेक्शन हो जाए और प्रॉपर क्या हो उसका ट्रीटमेंट हो। जैसे कौन कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो सकता है, देखिए गोनेरिया का हो सकता है, सिफिलिस का हो सकता है, क्लेम्नोडोनास का हो सकता है, जेनाइटल वॉर्ट का हो सकता है, हर्ब्स का नहीं हो सकता है, खतरनाक है ये, ठीक है। ट्राइकोमोनासिस का हो सकता है, हेपेटाइटिस B का नहीं हो सकता है, एड्स का नहीं हो सकता, मीन्स ये तीनों खतरनाक है। और बाकी जितनी और STI हैं, ये अगर अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन हो गया और प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, तो पूरी तरीके से क्योर हो सकता है इंसान। लेकिन हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्ब्स और साथ में एड्स जैसी बीमारियां जो हैं, इंसान में डिटेक्शन होने के बाद भी इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इंसान को आखिरी में मरना ही है। अब आगे देखते हैं, अब आगे सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अर्ली सिम्टम ऑफ द मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूडिंग ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन द जेनाइटल रीजन, ठीक है। जो अर्ली सिम्टम है, शुरुआती दौर में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, जैसे कि ईचिंग होगा। ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, जो जेनाइटल पार्ट है, जो जेनाइटल एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, खुजली होगा, ठीक है। फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, ठीक है, पानी जैसा कुछ डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा क्या होगा, स्लाइटली पेन, हल्का हल्का दर्द होगा, और साथ में स्वेलिंग होगी। ये सब क्या है, अर्ली सिम्टम्स हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस मे बी रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर किसी फीमेल के अंदर ये इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है या फिर इन्फेक्शन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो उसके अंदर सिम्टम्स कभी दिखेंगे ही नहीं, मीन्स लंबे समय तक उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे, बट उसके अंदर बीमारी है,
ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो फीमेल होती है ना, उनमें ये सब बीमारियां मीन्स डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है लंबे समय तक, बाद में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, मीन्स अर्ली सिम्टम्स के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू STIs डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड द प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं है, मन में संदेह है कि ये बीमारी हो सकती है या फिर कुछ स्लाइटली मीन्स बहुत थोड़ा सा मीन्स अर्ली सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है टाइमली और डायग्नोसिस कराना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं STI की तरफ का भी संकेत दे सकती है उस पर्सन को कि मीन्स उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस कुड लीड टू बी कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूडेड, अगर अर्ली सिम्टम्स को नज़रअंदाज किया गया तो वो क्या आगे बहुत और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अब वहाँ के सिम्टम्स क्या है, अब उसको देखते हैं। जैसे PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो गया, एवॉर्शन हो गया, स्टिल बर्थ, इकोट्रॉपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, क्या होगा, जो ये हमारा जो ये रीजन है इसको बोलते हैं पेक्टोरल रीजन, और जो नीचे वाला थाइक वाला पार्ट है मीन्स एब्डोमेन के नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो जो PID है, PID का मतलब क्या, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज के जो नीचे वाला पार्ट है मीन जेनाइटल पार्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो अगर उस पर STI है मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन है, तो उसका क्या होगा, एबॉर्शन हो जाएगा अपने आप से ही। स्टिल बर्थ मीन्स कि अगर उसमें STI है किसी प्रेग्नेंट फीमेल में, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा मरा हुआ पैदा होगा। इसके अलावा अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी चाहती है मीन्स प्रेग्नेंट होना चाहती है, लेकिन अगर उसको STI है तो क्या होगा, वहाँ पे एक्टोटॉपिक प्रेगनेंसी होगा, मीन्स कि जो इम्प्लांटेशन होगा, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूट्रस की जगह रह के, क्या पता फैलोपियन ट्यूब में, मीन्स यूट्रस के अलावा कहीं और भी इम्प्लांटेशन हो सकता है उसके एम्ब्रियो का। ठीक है, आगे देखते हैं। इनफर्टिलिटी, अगर किसी को STI है तो इनफर्टिलिटी हो सकता है कि वो आगे बच्चा ना पैदा कर सके, इवन कैंसर भी हो सकता है, कहाँ, रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, तो इतनी सारी जो कॉम्प्लिकेशन है ये अगर अर्ली स्टेज में बोल सकते हैं, ये अर्ली सिम्टम्स को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। STI आर द मेजर थ्रेटन टू हेल्दी सोसाइटी। जो STI है मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये बहुत खतरनाक है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। ठीक है, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिसीज आर गिवन प्राइमरी कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम हम उसके अंदर में उसके तहत लोगों को ये जागरूक करते हैं कि अगर किसी को थोड़ा भी संदेह है कि उसको अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं STI के, या फिर उसको मन में है मीन्स संदेह हो गया है कि शायद ये बीमारी या फिर कुछ सिम्टम्स आ ही रहे हैं, तो उसको घर नहीं बैठना, उसको जाके मेडिकल काउंसलिंग करानी है, डॉक्टर से बात करना, अच्छे से अपनी बीमारी को डायग्नोसिस कराना है और उसका इलाज लेना है, ताकि स्टार्टिंग फेज में ही अगर ये बीमारी क्योरेबल है तो इजीली क्योरेबल हो जाए, नहीं तो आगे चल के तो उस इंसान की तो जान जाएगी, उसके साथ साथ जो भी उसके कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, उनको भी ये बीमारी फैलती जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Though all the person are vulnerable to these infection, their incidence are reported to be very high among people in the age group of 15 to 24 year, the age group to which you also belong। ठीक है, ये बीमारी सबके लिए खतरनाक है। ठीक है, ज़्यादा करके रिप्रोड्यूसिंग एज के लिए, जैसे कि 15 से 24 साल, ये जो एज है ना बहुत खतरनाक तो है, ये साथ साथ एडोलेंस एज है, यहाँ पे लोग बिगड़ने लगते हैं अगर सही से ध्यान नहीं दिया जाए, तो इस एज में भी ये बीमारी बहुत तेज फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, देयर इज नो रीजन टू बी पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, इसके लिए सुरक्षा या बचाव है पॉसिबल, जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जैसे वन कुड बी फ्री फ्रॉम दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। आपको कुछ सिद्धांत मानने होंगे जिससे आप इन खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर। ठीक है, अवॉइड करना है सेक्स किसके साथ करना, जिसको आप जानते नहीं, या फिर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स मत करिए। इससे क्या होगा, किसी को कुछ बीमारी होगी तो आपको भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस के टाइम में सेक्स करने के समय आपको कंडोम यूज करना है। कंडोम का दो काम होगा, एक पहला तो कॉन्ट्रासेप्टिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, या बोल सकते हैं कि गैमेट्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, फीमेल और मेल का। दूसरा इसका काम है STI जैसे बीमारी, खतरनाक बीमारियों को क्या करना है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होने से बचना है। तो इसके दो फंक्शन हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोसिस विद इन्फेक्शन। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी संदेह है कि उसको STI जैसी बीमारियों का मीन्स सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर मन में है, तो उसको
घर पे नहीं बैठना, उसको तुरंत फ़ौरन बिना डरे बिना सोचे कि ये सब क्या है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि अच्छे डॉक्टर के पास, जो अच्छे से क्वालिफाइड हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, उनके पास जाना चाहिए, ताकि इस बीमारी को डायग्नोसिस कर सके पूरी तरीके से और इसका ट्रीटमेंट कर लें, और ताकि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इस चैप्टर का लास्ट है, बट बहुत अच्छा भी है। ठीक है मिस, हम बोल सकते हैं कि चैप्टर का आधा पार्ट का तो हम लोग ने पढ़ लिया, लेकिन जो लास्ट का ये पार्ट है मिस, ये टॉपिक है, इसको कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी से लग रहा है कि ऐसे लोग जो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, मीन्स नाम से ही लग रहा है फर्टिलिटी का मतलब फर्टाइल, मीन्स जो उपजाऊ हैं, जो बच्चा पैदा कर सकते। इनफर्टिलिटी का मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो चाहते तो हैं बट बच्चे पैदा नहीं होते उनसे। ठीक है, आगे देखते हैं। ए डिस्कशन ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, तो अगर हम डिस्कशन ना करें इनफर्टिलिटी के बारे में, तो पूरा इनकम्प्लीट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ couple all over the world including India are infertile, that is they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कपल्स है, शादीशुदा जोड़े ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया को भी लेके, कि क्या है, इनफर्टाइल है। वो चाहते हैं बच्चा पैदा करना या बच्चा चाहते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो रहा है, मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इनफर्टाइल है। वो भी क्या कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन कर रहे हैं। अगर कोई इनफर्टाइल, कैसे पता कर सकते हैं कि कोई इनफर्टाइल है, अगर कोई कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं 2 साल तक, 2 ईयर तक, ठीक है, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, ठीक है, कोई बैरियर नहीं यूज़ कर रहे हैं, ना ही कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनसे मीन्स बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये दिखाता है कि साइन है इनफर्टिलिटी का। ओके, आगे चलते हैं। अब रीजन जानते हैं कि ये इनफर्टिलिटी का क्या क्या रीजन हो सकते हैं। द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी, फिजिकल, कोजेनाइटल डिसीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, मेल या फीमेल में, या फिर कोजेनाइटल मीन्स कि कुछ बीमारी ऐसी होती है जो पेरेंट्स से बच्चे में आती है, तो क्या पता उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम रही हो, जिसकी वजह से वो जीन में या फिर किसी तरीके से बीमारी उनमें भी आ गई है, तो आगे वो क्या हो रहे हैं, इनफर्टाइल हो रहे हैं। या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्टेराइल हो गए हैं, मीन्स इनफर्टाइल हो चुके हैं। ड्रग्स अब्यूज जो लोग करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, इनफर्टिलिटी को शो करता है कि वो आगे इनफर्टाइल हो जाएंगे। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल मीन्स इम्यूनिटी की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। इवन साइकोलॉजिकल, अगर मानसिक तौर पर सही नहीं है, संतुलित नहीं है, मेंटल हेल्थ खराब है, उसके अलावा ये भी क्या है, एक रीजन है। ठीक है, इससे भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाई इन मेल पार्टनर। इंडिया, भारत जैसे देशों में कहा जाता है कि फीमेल ही क्या है, रीजन है बच्चे ना होने का। मीन्स कि फीमेल्स को क्या करते हैं, ब्लेम किया जाता है कि अगर इनको बच्चा नहीं हो रहा तो शायद कमी फीमेल में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा करके प्रॉब्लम्स किस में देखने को मिलती है, मेल पार्टनर में देखने को मिलती है, लेकिन बदनाम तो फीमेल्स होती हैं। चलिए देखते हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक एक्सेट्रा कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सम ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड एनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, कुछ अच्छी सर्विसेज दी गई हैं हेल्थ इश्यूज के थ्रू, जैसे कि इनफर्टाइल क्लिनिक है, कि ऐसी क्लिनिक जिसमें जैसे जो कपल्स बच्चा चाहते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनका अच्छे से डायग्नोसिस हो सके कि प्रॉब्लम मेल में है या फीमेल में है, किस वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, हेल्थ केयर के अंदर मीन्स की इनफर्टिलिटी क्लिनिक होती है, जिसकी वजह से कपल्स में जो भी प्रॉब्लम्स है फीमेल या मेल में, ठीक है, जो भी डिसऑर्डर्स है, वो सब क्या किया जाता है, करेक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर वेयर आर सम करेक्शन और नॉट पॉसिबल, द कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू अ सर्टेन स्पेशल टेक्निक कॉमनली कॉल्ड आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, क्या होता है कि जो क्लिनिक है इनफर्टिलिटी की, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कपल्स में जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो पाता, मीन्स जो डिसऑर्डर्स है, जो बीमारी है, या जो भी जीन या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो सही नहीं हो पाते, तो वो कपल्स को अगर बच्चा चाहिए तो उनके लिए एक टेक्निक्स हैं जिसको हम बोलते हैं आर्ट। आर्ट का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मतलब कि टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज के थ्रू बच्चा पैदा किया जा रहा है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी होता है। IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ द सच मेथड। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स को मिलवाया जा रहा है, कहाँ, बाहर, शरीर के बाहर, मीन्स बॉडी के बाहर। मीन्स कि ये सारी प्रोसीजर कहाँ होती है, लैब में हो रही हैं। फिर क्या होगा, लैब के, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, सपोज करिए, यहाँ पे क्या है, ओवम है, ठीक है, यहाँ से क्या किया गया, स्पर्म यहाँ पे डाला गया, ठीक है, ताकि बाहर क्या हो
हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके और सारा सिमिलर कंडीशन वही सब कुछ मेंटेन कहाँ जैसे फीमेल की बॉडी में होता है, ये सारा कंडीशन बाहर भी मेंटेन किया गया है, ठीक है, ताकि ये क्या बन सके, जाइगोट बन सके। और जाइगोट जब आगे क्लीवेज करे तो क्या बनाए, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का जो यहाँ से ट्रांसफर होगा, ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो बना के फिर इसको ट्रांसफर करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, इन दिस मेथड प्रॉपर्ली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ये जो मेथड है ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। मीन्स कि बच्चे को टेस्ट ट्यूब में बनाया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन टेस्ट ट्यूब में की जा रही है, फिर ये एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा है फीमेल की बॉडी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ओवा फ्रॉम द फीमेल या फिर बोल सकते हैं वाइफ डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म अ जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लैबोरेटरी, ठीक है। क्या किया जाता है, ओवम कहाँ से लिया जाता है, अगर फीमेल कैपेबल है ओवम रिलीज करने के लिए तो फीमेल से लिया जाएगा, मीन्स उसकी वाइफ से लिया जाएगा या फिर डोनर फीमेल से किसी और से लिया जाएगा, ठीक है। और जो स्पर्म है या तो हस्बैंड से लिया जाएगा या फिर अगर वो कैपेबल नहीं है तो फिर किसी और मेल से लिया जाएगा, ठीक है, डोनर पार्टनर से लिया जाएगा। जो स्पर्म है और ओवम है उनको क्या बाहर लैब में या टेस्ट ट्यूब में क्या किया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, जाइगोट बनाया जा रहा है या फिर बोल सकते हैं अर्ली एम्ब्रियो बनाया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसको किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। अब ये देखिए दो प्रोसीजर यहाँ पे है कि कहाँ पे करना है, फैलोपियन ट्यूब में करना है या फिर यूट्रस में करना है। ये किस पे डिपेंड करता है, जो सेल डिवाइड हुए मीन जो क्लीवेज हुआ है जाइगोट में उसकी उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर कुड देन ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इसे बोलते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है। या बोल सकते हैं अर्ली एम्ब्रियो या बोल सकते हैं जाइगोट। मीन्स कि जो क्लीवेज हुआ है सिर्फ 8 सेल बने हैं, मीन्स 8 ब्लास्टोमेयर बने हैं, मीन्स मान लीजिए ये है, ठीक है, जाइगोट, ये डिवाइड किया 2 हुआ, 2 से कितने हो गए 4, 4 से कितने हो गए इस तरीके से 8, मीन्स ये जो 8 ब्लास्टोमियर वाला स्टेज आ जाएगा डिवीजन के पास सेल का, ये क्या बोलते हैं, इसको अर्ली एम्ब्रियो बोलेंगे या फिर जाइगोट बोलेंगे। कहाँ ट्रांसफर होगा, इसको ट्रांसफर किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही तो क्लीवेज होता फिर कहाँ पे एम्ब्रियो जब पूरी तरीके से हो जाता है, मीन्स जब क्लीवेज अच्छे से हो जाता है तो एम्ब्रियो कहाँ बनता है, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, तो ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फैलोपियन ट्रांसफर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस, इसे बोलते हैं IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर सेल से ज्यादा बन गया है, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो जो था वो 8 ब्लास्टोमियर से कम था तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा सेल में डिवाइड है तो उसका फैलोपियन ट्यूब में नहीं, उसका यूट्रस में ट्रांसफर कराएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, मीन्स की ट्रांसफर कहाँ कराया जा रहा है, यूट्रिन में, मीन्स यूट्रस में कराया जा रहा है, ताकि आगे क्या हो सके, पूरी तरीके से फर्दर डेवलपमेंट जो होना है वो फीमेल की बॉडी में हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विवो और इन विट्रो में क्या डिफरेंस, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, मीन्स आउटसाइड द बॉडी, लैब में हो रहा। इन विवो में क्या हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ये जो प्रोसेस है ये सब कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी में हो रहा। तो इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर अ सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है। जो इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है क्या, ऐसी फीमेल मान लीजिए जिसमें क्या है ओवम बन नहीं रहा है, मंथली सही से नहीं बन रहा, लेकिन वो चाहती है बच्चा पैदा करना, तो क्या होगा कि बाहर से जो डोनर फीमेल होगी वो अपना ओवम देगी, उसको बाहर से क्या करते हैं, उसके बॉडी में हम बाहर से ट्रांसफर कराएंगे, ठीक है, गैमेट्स को, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स को, ठीक है, ताकि अंदर क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके और बाकी जो और प्रोसीजर है, मीन्स एम्ब्रियो बनना, किस तरीके से इम्प्लांटेशन होना, ये सब क्या हो सके फीमेल की बॉडी में हो जाए। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, इन विवो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है कि बाहर से गैमेट्स को मिलवाया जाता है। इन विट्रो में तो बाहर से मिलवाया जाता है, इन विवो में क्या होगा, बाहर से गैमेट्स को फीमेल की बॉडी में डाला जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन अंदर हो सके और बाकी जो फर्दर डेवलपमेंट है वो फीमेल की बॉडी में हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इसे बोलते हैं गिफ्ट। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस्ड वन बट प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड टू अटेम्प्ट, ठीक है। ऐसी फीमेल है जिनमें क्या हो रहा है, गैमेट्स नहीं बन रही बेचारी के पास, मीन्स ओवम नहीं रिलीज हो रहा, ओवम नहीं बन रहा सही से, लेकिन उसकी बॉडी पूरा कंडीशन देने के लिए तैयार है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, जो फर्दर डेवलपमेंट है, पूरे अच्छा कंडीशन फीमेल की बॉडी में है, मीन्स यूट्रस उसका बहुत स्ट्रांग है, आगे का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो सबको संभाल लेगा,
ठीक है। तो इन फीमेल को क्या दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है कि तुम इतना काम तो कर रही हो, हम तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, तुम्हें हम गिफ्ट में देते हैं फीमेल ओवम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल ओवम है ना, ये किसी डोनर फीमेल से आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर कराया जा रहा है ओवम, ठीक है, किसी और फीमेल डोनर से लेके कहाँ पे ट्रांसफर, ये हमेशा याद रखिए, गैमेट्स को हमेशा ट्रांसफर कराएंगे या फिर अर्ली एम्ब्रियो बोल सकते हैं, या फिर जाइगोट कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोम्योर से ज़्यादा हो गया तो उसका यूट्रस में कराएंगे, लेकिन अगर गैमेट हुआ, अर्ली एम्ब्रियो हुआ या जाइगोट हुआ, इसको कहाँ पे ट्रांसफर कराएंगे, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। तो इन फीमेल में क्या होगा, जो गैमेट से दूसरे फीमेल से ली गई है, डोनर फीमेल से, इसको कहाँ ट्रांसफर कराया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसे बोलते हैं गिफ्ट। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर मीन्स गैमेट्स को ट्रांसफर कराया गया है फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि गैमेट्स वहीं पे जाएंगे, तब बाहर से क्या होगा, बाहर से मेल गैमेट्स जाएंगे मीन्स स्पर्म जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन वगैरह कहाँ होता है, एम्पुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे होता है। ठीक है। बाकी फर्टिलाइजेशन के बाद जो कंडीशन है, जो ऑप्टिमम कंडीशन या सुटेबल कंडीशन बोल सकते हैं डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो को, सब फीमेल की बॉडी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। अब आगे देखते हैं, आगे है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। यहाँ पे लग रहा है कि स्पर्म का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की मीन्स की कोई साइटोप्लाज्म है, मीन्स ओवम का ही साइटोप्लाज्म होगा, वहाँ पे क्या है, स्पर्म का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ठीक है। मीन्स बाहर से स्पर्म दिया जा रहा है। इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द फीमेल। ठीक है। ये जो प्रोसीजर है ICSI मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये कहाँ किया जा रहा है, आउटसाइड द बॉडी, मीन्स ये लैब में किया जा रहा है। लैब में क्या किया जा रहा है, ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है। ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे ये ओवम है, ओवम तो बड़ा है, सेल बड़ा है, बाहर से जो है स्पर्म का ना, ये मान लीजिए इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में यहाँ पे जो स्पर्म, यहाँ इसमें स्पर्म भरे हुए हैं। ठीक है। इसको क्या किया जा रहा है, स्पर्म का इंजेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है। कहाँ पे, ओवम के साइटोप्लाज्म में, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। ये बॉडी के बाहर हो रहा है, मीन्स लैब में हो रहा है। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसका रीजन भी दिया गया है, जैसे इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट इन एजुकेलेट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ठीक है। जो बाहर से दिया जा रहा है इसे बोलते हैं AI का मतलब नहीं है कुछ और, मत सोच लेना, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस चैप्टर में। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे मेल जो मीन्स कैपेबल नहीं है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमिनेट करने के लिए, मीन्स फिजिकली प्रॉब्लम है उनको। ठीक है। दूसरा ये है कि उनको स्पर्म तो हो रहा है एजुकेलेट, बट बहुत लेस, बहुत कम, मीन्स की स्पर्म काउंट बहुत कम है। ठीक है। तो ये 2 रीजन की वजह से क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जा रहा है, मीन्स बाहर से स्पर्म फीमेल की बॉडी में या फिर बोल सकते हैं लैब में कराया जा रहा है। ठीक है। In this technique, the semen collected either from the husband or the healthy donor is artificially introduced either in vagina or in uterus. इसे बोलते हैं IUI, intrauterine insemination of the female। ठीक है। ये जो टेक्निक है, ठीक है, ये AI टेक्निक उन मीन्स उन किसको हेल्प कर रही है, उन मेल को हेल्प कर रही है जो कैपेबल नहीं है, मीन्स कि उनका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत लो है, या फिर वो इनकैपेबल है इंसेमिनेशन करने के लिए। ठीक है। तो या तो अगर वो इनकैपेबल है इंसेमिनेशन करने के लिए तो उनका ही स्पर्म लिया जाएगा और फीमेल को आर्टिफिशियली दिया जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्पर्म काउंट ही खराब है, मीन्स कि उनका ही स्पर्म खराब है, हस्बैंड का ही, तो बाहर से जो डोनर है उनका स्पर्म कलेक्ट करके बाहर से आर्टिफिशियली फीमेल के वजाइना के थ्रू या वजाइना में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा या फिर यूट्रस में कराया जाएगा। तो इसी को बोला है IUI, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। ठीक है। कि यूट्रस के अंदर क्या किया जा रहा है, इंसेमिनेशन कराया जा रहा है। ठीक है। स्पर्म का डिस्चार्ज कराया जा रहा है फीमेल की बॉडी में। ठीक है। 2 कंडीशन में, पहला कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए मेल इनकैपेबल है, ठीक है, फिजिकली इंसेमिनेट करने के लिए, तो क्या किया जाएगा, उसी का स्पर्म लिया जाएगा फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कराने के लिए। ठीक है। आर्टिफिशियली कराया जाएगा, मीन्स कि किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कराया जाएगा। ठीक है। और अगर दूसरा हस्बैंड है, मान लीजिए उसमें स्पर्म काउंट बहुत खराब है, मीन्स बहुत कम स्पर्म बन रहे, तो यहाँ पे जो डोनर मेल होंगे उनका स्पर्म फीमेल के वजाइना के थ्रू यूट्रस या फिर वजाइना में डिस्चार्ज करा दिया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, ये सारी टेक्निक्स तो हो गई, चाहे इन विट्रो हो गया, ठीक है, मिस टेस्ट ट्यूब के अंदर बन रहा है एम्ब्रियो, या फिर बोल सकते हैं कि जाइगोट बन रहा है। अगर जाइगोट है या अर्ली एम्ब्रियो है, 8 ब्लास्टोमियर से कम है, तो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। अगर एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा सेल के हैं, तो उनको यूट्रस में किया जाएगा। उसके अलावा इन विवो में क्या था कि मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूजन कहाँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया जा रहा है, फीमेल की बॉडी में कराया जा रहा है। ऐसी कुछ फीमेल्स हैं जिनमें ओवम नहीं रिलीज हो रहा, लेकिन कंडीशन देने के लिए तैयार है पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के लिए, तो उनमें क्या किया जा रहा है, उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे जाइगोट, उनको क्या दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है। गिफ्ट में क्या है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मीन्स के गैमेट्स बाहर से जो फीमेल गैमेट्स है उनका ट्रांसफर कहाँ कराया जाए, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें दी हैं, जैसे कि
उन फीमेल में, जैसे कि देखिए यहाँ पे गिफ्ट हो गया, लेकिन उन कुछ फीमेल ऐसी हैं जिनमें क्या हो रहा है कि बाहर से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जा रहा है। मीन्स कि जो उनका पार्टनर है वो इनकैपेबल है, ठीक है, खुद से इंसेमिनेट करने के लिए, या फिर उसका स्पर्म काउंट क्या है, कम है, तो इनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जा रहा है। या फिर लैब में देखा जा रहा है कि लैब में क्या किया जा रहा है, जो साइटोप्लाज्म है ओवम के, वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म का क्या कराया जा रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट कराया जा रहा है, इसको हम एजुकेलेट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कराया जा रहा है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। यहाँ पे भी जाइगोट या फिर एम्ब्रियो बनेगा तो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये सारे जितनी भी प्रोसीजर हैं ये सब बहुत एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। इसके लिए बोल सकते हैं कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है फीमेल को, ठीक है। तो ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दो ऑप्शन आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। ये जो बहुत सारे ऑप्शन हैं कपल्स के पास कि बच्चे पैदा करने की, टेक्नोलॉजीज इतनी हाई है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे जो डॉक्टर है बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, स्पेशलाइज्ड रहना चाहिए, मीन्स कि एक्सपर्ट रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जिसके जो औजार यूज़ किए जा रहे हैं, जिनकी हेल्प से ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है लैब में, ये सब भी क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। Therefore, these facility are presently available only in very few center in the country. इसी वजह से जो फैसिलिटी है ये, ठीक है, ये फैसिलिटी मीन्स कि बहुत कम सेंटर पे प्रेजेंट है कंट्री में। Obviously, this benefit is affordable to only limited number of people. और जाहिर सी बात है ये इतना खर्चीला है, मीन्स इसमें इतना पैसा लग रहा है तो ये बहुत कम ही लोग एफर्ट कर सकते हैं, सब तो कर नहीं सकता है। इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर आल्सो डिटरमिनेंट इन एडॉप्टेशन ऑफ दिस मेथड, ठीक है। कुछ लोग इमोशनली या बोल सकते हैं धर्म के अनुसार या फिर बोल सकते हैं सोशल फैक्टर के अनुसार क्या कर सकते हैं, एडॉप्टेशन कर सकते हैं इस मेथड का। Since the ultimate aim of all these procedure is to have children in India, and we have so many orphan and destitute children who would probably not survive till the maturity unless care taken off, ठीक है। ये जो जितनी भी टेक्निक्स हमने देखी हैं, टेक्नोलॉजी जितनी देखी है, ये सब क्या है, इससे सिर्फ बच्चा चाहिए ना कपल्स को, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका सबका उद्देश्य यही है कि बच्चा रहे। लेकिन इंडिया में बहुत जगह ऐसे अनाथालय हैं, बोल सकते हैं बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे बच्चे तो हैं लेकिन उनके देखभाल के लिए उनके माँ बाप नहीं हैं। अगर कोई भी मिस पेरेंट्स या कोई भी कपल एडॉप्टेशन करना चाहता है तो कर सकता है, ताकि उन बच्चों को भी घर मिल जाए, परिवार मिल जाए, और उन माता पिता को भी उनको बच्चा मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो एक्सपेंसिव के साथ साथ ये भी है कि बहुत प्रॉपर हैंडलिंग करना पड़ेगा, मीन्स प्रोफेशनल डॉक्टर रहना चाहिए, बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए, ठीक है। और लेकिन सब लोग तो एफर्ट नहीं कर पाएंगे ना, इसको बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसके लिए ये भी है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए एक लॉ भी परमिट किया, जिसकी वजह से कोई भी पेरेंट्स लीगली किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकता है, ताकि जो बच्चा है अपनी मेच्योरिटी तक जीवित रह सके, मीन्स कि उसके पास भी माँ बाप रहे, उसके पास भी फैमिली रहे, ताकि वो अपनी लाइफ को भी वो भी आगे बढ़ा सके, ठीक है। Our law permit legal adoption and it is yet one of the best method for couple looking for पेरेंटहुड, ठीक है। हमारा जो देश है इंडिया, वहाँ पे भी यहाँ पे कानूनी तौर से कोई भी माता पिता बच्चे को क्या कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है, मीन्स माँ बाप बन सकता है किसी बच्चे का। तो वो किसी भी अनाथालय या फिर किसी भी डिस्ट्यूट जो अनाथ बच्चे हैं, जो बहुत गरीब हैं, मीन्स जिसका कोई नहीं है, साया हट गया है, तो उनको क्या कर सकते हैं, कानूनी तौर पे अपना सकते हैं, उनको अपना बच्चा बना सकते हैं और खुद माता पिता बन सकते हैं, और उनको भी ये अच्छा फैमिली या फिर बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से केयर वही कर सकते हैं जैसा वो अपने बच्चों को करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है कि अगर बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो देश में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खुद माँ बाप की ज़रूरत है, जिनको खुद अच्छे परिवार की ज़रूरत है, तो उनका भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उनको भी बोल सकते हैं कि लीगलाइज्ड पूरे कानूनी तौर से उन्हें एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर तो खत्म हो गया, चलिए समरी को एक बार देख लेते हैं कि समरी में कुछ छिपा तो नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मली और फंक्शनली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकली होना चाहिए, इमोशनली भी होना चाहिए, लगाव भी रहना चाहिए, चीज़ें अगर सही है तभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंसान रह सकता है। बिहेवियरल मीन्स बिहेवियर में क्या है, सोशली बोल सकते हैं, पूरी तरीके से देखा जाएगा कि ये सब WHO का क्या है, ये डिफिनेशन है कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए इंसान, तभी उसको कहा जाएगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है, ठीक है। आगे देखते हैं। Our nation was the first nation in the world to initiate various action plan at national level towards attaining a reproductive healthy society. हमारा देश या फिर हमारा राष्ट्र ऐसा राष्ट्र है, मीन्स पहली बार किसी ने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें की, किसी ने सबसे पहले
कोई देश ऐसा था कि जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम शुरू करने गया। तो हमारा जो देश है इंडिया, उसने पहली बार नेशनल लेवल पे प्रोग्राम शुरू किया फैमिली प्लानिंग। वो भी कब शुरू किया? 1951 में किया। ठीक है, इससे लोगों को जागरूक किया कि फैमिली प्लानिंग भी किस तरीके से करनी चाहिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एक्सेप्ट है, सब कुछ अवेयर किया लोगों में। ठीक है, आगे देखते हैं। काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेंस एंड एसोसिएटेड चेंज, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एड्स एक्सेट्रा आर द प्राइमरी स्टेप टूवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जो हमारे देश का जो भी प्रोग्राम्स थे, जैसे कि RCH था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के थ्रू लोगों को क्या जागरूक किया गया कि किस तरीके से अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हम केयर कर सकते हैं। जो एडोलेंस एज है उनको भी बताया गया, मीन्स 12 से 18 साल के एजों को भी, बच्चों को भी जागरूक किया गया। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि उनको रिप्रोडक्शन रिलेटेड नॉलेज स्कूल में पेरेंट्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू अवेयर करने लगे। ठीक है, जो उसके बच्चे के मन में अगर कोई गलत धारणा है वो भी खत्म हो जाए। इसके अलावा सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसे की जाती है इसके बारे में बताया। जो जितनी STD है, मीन्स कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन किस तरीके से फैलती है, कैसे इसका बचाव किया जाए, इसके बारे में बताया गया है। एड्स जैसी बीमारियों से किस तरीके से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये सब क्या है? प्राइमरी कंसंट्रेशन है, मीन्स की प्राथमिकता है सारे प्रोग्राम्स की। ठीक है, providing medical facility and care of the problem like menstruation irregularities, pregnancy related except delivery, medical termination of the pregnancy, STI, birth control, infertility, postnatal care of the maternal management is another important aspect of the reproductive and child health care। जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इसको बढ़ाई जाए। जो डेथ रेट हो रहा है इन्फेंट का वो कम हो, जो मदर का बोल सकते हैं डेथ रेट है, मैटरनल डेथ रेट है, वो भी क्या हो जाए? कम हो जाए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। साथ में अगर फीमेल को कोई मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज है उसके बारे में अवेयर करते हैं लोगों को। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू हेल्प भी करते हैं। साथ में प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ये सब इसी प्रोग्राम के अंदर आते हैं। डिलीवरी हो गई, चाहे MTP ही क्यों ना हो जाए, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, STI में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गए, बर्थ कंट्रोल हो गए, किस तरीके से हमको बर्थ को कंट्रोल करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बताएंगे। इनफर्टिलिटी क्या है, और पोस्ट नेटल केयर किसका करना है? चाइल्ड और मदर दोनों का, मीन्स डिलीवरी के बाद क्या हो जाए, बच्चे और मदर का दोनों का किस तरीके से देखभाल करना है। ये सारी चीज़ें अवेयर कौन कर रहा है? ये प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम सपोर्ट भी कर रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। An overall improvement in reproductive health has taken a place in our country as indicated by the reduced maternal and infant mortality rate, early detection and cure of STI, assistance to infertile couple etc। ठीक है, हमारे देश में हर टाइम धीरे धीरे क्या किया गया? इंप्रूवमेंट किया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड। जैसे कि क्या हुआ, जब हेल्थ कंडीशन अच्छी कर दी गई, मीन्स की जो मेडिकल है या फिर हम बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह में अच्छी सर्विसेज होने लगी, मीन्स अच्छी सपोर्ट्स मिलने लगी, जिसकी वजह से जो मदर का या फिर बोल सकते हैं इन्फेंट का डिलीवरी के बाद जो डेथ रेट होता था, मीन्स कि बहुत बार ऐसा होता था कि डिलीवरी के टाइम ही बच्चे की जान चली जाती थी या मदर की जान चली जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फैसिलिटीज़ अच्छे से बनाई गई, इंप्रूवमेंट हुआ ताकि दोनों की जान को खतरा ना हो। उसके अलावा अगर कोई STI है, मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उसका अर्ली डिटेक्शन कैसे करना है, किस तरीके से बीमारी को अच्छे से ट्रीट करना है ताकि पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसके अलावा जो इनफर्टाइल कपल है उनको किस तरीके से, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से डायग्नोसिस करना और क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये सब हमारे देश में इंप्रूव किया गया। इसके अलावा इंप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी एंड द बेटर लिविंग कंडीशन प्रमोट एंड एक्सप्रेसिव ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। जिस तरीके से देश में अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलने लगी हेल्थ से रिलेटेड, उस वैसे वैसे लोगों ने भी क्या किया, अब धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। ग्रोथ इन द सेंस कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ से सरकार ने पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर किया, लोगों को बताया, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, लेकिन लोगों ने भी क्या किया, अब पॉपुलेशन को भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई कंट्रोल ही नहीं रहा उसके ऊपर। सच अ ग्रोथ इनिशिएट इंटेंस प्रोपगेशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसी कारण जो ये ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, इसी वजह से फिर सरकार को भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में भी बताना पड़ा। ठीक है, अब देखिए जैसे वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन आर अवेलेबल नाउ सच एज नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर, IUD, पिल्स, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है, बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसकी वजह से क्या हो सके, जो प्रेगनेंसी है उसको नहीं, मतलब प्रेगनेंसी को रोका जा सके। ठीक है, प्रेग्नेंट ना हो पाए फीमेल, और साथ में ये भी हो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि STI जैसी बीमारी, जैसे बैरियर यूज किए जाते थे, कंडोम्स, ये सबसे क्या है कि अगर किसी फीमेल या मेल में ही
किसी भी पार्टनर में अगर कोई STI है, मिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसको भी रोका जाए। तो बहुत तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है, जैसे कि नेचुरल हो सकता है, ट्रेडिशनल, बैरियर हो गया, IUDs हो गए, पिल्स दवा देने पे, इंजेक्टेबल इंजेक्शन लगा के, इम्प्लांट करके, इवन सर्जिकल मेथड भी अपनाया गया। ठीक है, दो कॉन्ट्रासेप्टिक आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वन इज फोर्स टू यूज देम टू अवॉइड प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस चिल्ड्रन। जो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है ना, ये हमेशा यूज करने नहीं चाहिए, ये एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इसका इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं या तो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मीन्स डिले चाहिए, कुछ समय बाद प्रेग्नेंट होना चाहती है फीमेल, ठीक है, कुछ समय बाद उन्हें बच्चे चाहिए, या फिर स्पेस चाहिए, दो बच्चे के बीच में एक स्पेस चाहिए, तो ये सब के लिए कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इज लीगलाइज्ड इन अवर कंट्री। ठीक है, जो MTP है इसको लीगलाइज किया गया था इंडिया में कब? 1971 में। ठीक है, ये ईयर याद करना जरूरी है। आगे देखते हैं, MTP is generally performed to get rid of unwanted pregnancy due to rape, casual relationship, etc. As also in case when the continuance of pregnancy could be harmful or even the fatal to either the mother or the fetus or both. MTP इसे परफॉर्म किया जाता है जैसे कि अगर कोई मतलब पेरेंट्स है या बोल सकते हैं कोई कपल है जो नहीं चाहते हैं आगे बच्चा पैदा करना, ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी उससे छुटकारा पा सके, या फिर बोल सकते हैं कि जो रेप हो गया उनमें अगर कोई किसी तरीके से प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया गया, मीन्स किसी तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ नहीं की गई, या फिर खुद कपल्स भी अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो कोई खुद बैरियर यूज़ नहीं कर रहे, तो ये सब के लिए क्या है, MTP लीगलाइज्ड की गई है। और कभी कभी सीवियर केस में क्या होता है कि अगर कोई मदर बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, लगातार प्रेग्नेंट हो रही है, तो यहाँ पे सीवियर केस हो सकता है कि बच्चे और मदर दोनों की जान को खतरा हो सकता है, तो इस समय भी MTP को एडवाइस किया जाता है कि MTP करा लीजिए, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा के साथ साथ मदर की भी जान को खतरा हो सकता है, मीन्स कि दोनों को देख के चलना है। तो ये MTP यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आगे देखते हैं, इन्फेक्शन और डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, जो बीमारी सेक्सुअल एक्ट के थ्रू एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जाती है, इन्फेक्शन जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या बोल सकते हैं वेनरेबल डिसीज, या बोल सकते हैं RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसमें जैसे कुछ सिम्टम्स देखने की बात की गई है, अब यहाँ पे देखिए ये है कॉम्प्लिकेशन वाला दे रहा है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज PID, कि जो पेल्विक वाला पार्ट है वहाँ पे क्या हो जाए, सूजन हो जाए। इसके अलावा अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो मरा हुआ पैदा हो, इनफर्टाइल भी हो सकता है, साथ में इकोट्रोपिक हम लोग प्रेगनेंसी देखे थे कि इम्प्लांटेशन जो हो रहा है एम्ब्रियो का वो कहीं और हो जा रहा है, मीन्स यूट्रस के अलावा, ये भी हो सकता है, एबॉर्शन भी हो सकता है, इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। जो अर्ली सिम्टम थे वहाँ पे क्या था, स्वेलिंग था जेनिटल एरिया में, उसके अलावा फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है, ईचिंग हो रहा था, स्लाइटली पेन हो रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या थी, अर्ली सिम्टम्स थी। अब देखते हैं, अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटेट बेटर क्योर ऑफ दिस डिसीज। अगर जो अर्ली सिम्टम्स आए हैं उसी समय अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका क्या हो, अच्छे से इलाज हो सकता है और इस बीमारी से छुटकारा भी दिलाया जा सकता है। Avoiding the sexual intercourse with unknown या multiple partner, use of condom during coitus are the some of the simple precaution to avoid the contracting STI। ठीक है, सेक्स में ट्रांसमिटेड डिसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए किसी भी इंसान को मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए या फिर अननोन पार्टनर के साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा जब कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वहाँ पे कंडोम का इस्तेमाल करें। पहला तो कंट्रासेप्टिव की मेथड दे ही रहा है, ठीक है, दूसरा ये क्या कर रहा है, STI जैसी बीमारियों से भी बचा रहा है फैलने से। तो ये सब क्या है, इसको बोल सकते हैं प्रिकॉशन प्रिंसिपल है, ताकि STI जैसी बीमारी से बचा जा सके। आगे देखते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कोहिबिशन, इसे इनफर्टाइल कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन दी है कि 2 साल बाद, वहाँ नहीं दिया था बुक में, यहाँ पे देखिए समरी में, इनफर्टिलिटी क्या होती है कि कोई कपल या फिर कोई मैनेजेबल एज का इंसान, ठीक है, बार बार मीन्स 2 साल तक वो क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से, लेकिन वो क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, बच्चा उनका नहीं हो रहा, तो हम कहीं ना कहीं इसे बोल सकते हैं कि इनफर्टाइल है। ठीक है, वेरियस मेथड आर नाउ अवेलेबल टू हेल्प सच कपल, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे इन कपल्स की हेल्प कर सके जो इनफर्टाइल है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द फीमेल जेनेटिक ट्रैक इज वन ऑफ द मेथड एंड इज कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो का मतलब क्या है, बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या किया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है, इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर इसको प्यार से कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, कि जो बेबी कहाँ बन रहा है, या बोल सकते हैं एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है, टेस्ट ट्यूब में बन रहा है। ठीक है, तो ये उन कपल्स को दिए जाते हैं जो मीन्स बोल सकते हैं कि इनकैपेबल हैं
खुद से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, मीन्स इनफर्टाइल है, तो ये क्या कर सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हेल्प से बाहर ही क्या कर सकते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। वहाँ पे जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो बोल सकते हैं जो बने उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, या फिर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा बोल सकते हैं एम्ब्रियो बने तो उसका ट्रांसफर यूट्रस में कर दिया जाए फीमेल के पार्ट और फर्दर डेवलपमेंट हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो मैंने उसको बढ़ा दिया है, तो समरी में नहीं दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। समरी में कुछ ही चीज़ दी जाती हैं जो जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप क्वेश्चंस करिए। जैसे यहाँ पे मैं ट्रू और फॉल्स करा देती हूँ। अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, क्या अबॉर्शन मीन्स कि अपने मन से हो जाता है? नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफ स्प्रिंग एंड ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी डिफेक्ट इन फीमेल पार्टनर, कि जो इनफर्टिलिटी है ये इनकैपेबिलिटी है, ठीक है, किसका? बच्चे ना पैदा करने का, ठीक है। क्या ये हमेशा ऑलवेज, ये क्या डिफेक्ट या बोल सकते एबनॉर्मेलिटी हमेशा फीमेल पार्टनर में होगी? नहीं, मेल में भी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक। जो कंप्लीट लैक्टेशन है ये क्या पूरा मिस ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिक है? पूरा कंप्लीट लैक्टेशन का मतलब है कि फीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग है कंप्लीटली लगभग 1.5 साल तक कराती है, 1 से 1.5 साल तक। तो क्या पूरी तरीके से ये कंट्रासेप्टिक मेथड? नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ तक ये इफेक्ट करेगा कंट्रासेप्टिक की तरह, इसके अलावा नहीं करेगा। तो क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एक्सेप्ट इन एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, की अवेयरनेस फैलाते हैं सेक्स रिलेटेड एक्सेप्ट में सोसाइटी में ताकि इंप्रूव हो सके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पीपल में। तो क्या है? ये ट्रू है, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई डाउट हो, किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो अपनी नई एनसीईआरटी से पढ़िए, नहीं है तो आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी ये पीडीएफ हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।